एप 41 टू 50। डिस्क्लेमर, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन, टाइम पास और दिमाग को रिलैक्स करने के उद्देश्य से बनाई गई है। इसका मकसद किसी की भावनाओं, सोच, इज्जत, रिश्ते या पड़ोसी के कुत्ते को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। इस कहानी में मौजूद सभी नाम, किरदार, जगहें और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक हैं। इन्हें ढूंढने गूगल, फेसबुक या मोहल्ले की गली में मत निकल जाना। अगर किसी असली इंसान से कुछ ज्यादा ही मेल खा जाए तो समझ लीजिए किस्मत बहुत तेज है, कहानी नहीं। चेतावनी, सीरियस होकर पढ़ो। इस कहानी में कभी कभी थोड़ा सा एडल्ट कंटेंट, थोड़ा सा ड्रामा और ज़रूरत से ज़्यादा सस्पेंस हो सकता है। इसलिए ये कंटेंट 13 साल से कम उम्र वालों के लिए नहीं है। 13 जोड़ वाले ध्यान दें, पढ़ना सुनना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। अगर दिल तेज धड़कने लगे तो पानी पी लीजिए, कहानी बाद में भी पूरी हो जाएगी। आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, कहानी के किसी भी पात्र को अपने बॉस, एक्स, रिश्तेदार या खुद से जोड़ना पूरी तरह आपकी कल्पना होगी। यह एक 100% फिक्शनल स्टोरी है। सच में, कसम से। अध्याय 41। चटपटे मिर्च बैंगन वाले बन। बहन जी, बरबटी, मिर्च और बैंगन कैसे दिए? सुबह की शिफ्ट खत्म करने के बाद मोहित एक बार फिर खरीदारी करने मंडी पहुंचा। वह अब तक 3 बार मसालेदार सोंधा मीट और खट्टा साग मीट वाले बन बना चुका था और अब उनसे थोड़ा उबने लगा था। इसलिए आज उसने स्वाद बदलने का फैसला किया। प्याज के साथ बीफ और कीमे के साथ बरबटी लोबिया एक अच्छा चुनाव हो सकते थे। साथ ही ताज़े बैंगन और मिर्च का मेल, इन मिर्च बैंगन वाले बनों का जायका ऐसा होगा कि लोग चखते ही पहचान जाएंगे। इसके अलावा वह अपनी कीमतों में भी बदलाव कर सकता था। आखिर बीफ सस्ता नहीं आता, उसे 2 रुपये में बेचना घाटे का सौदा होता। ऐसे में 10 रुपये के 3 बीफ वाले बन और 10 रुपये के 7 मिर्च बैंगन या बरबटी कीमा वाले बन बेचना एकदम सही रहेगा। दुकानदार महिला करीब 50 साल की थी, जिनके छोटे घुंघराले बाल थे और उनकी ऊंची आवाज से लग रहा था कि वह पंजाब की रहने वाली हैं। आओ बेटा, बरबटी और मिर्च 4 रुपये किलो दूंगी और बैंगन 3.5 रुपये किलो। मोहित ने एक बैंगन उठाकर उसे परखा। बैंगनी रंग का वह बैंगन गोल और ठोस था, जिसकी खाल एकदम चिकनी थी और कहीं कोई दाग नहीं था। उन बहन जी ने पूरे भरोसे के साथ कहा, चिंता मत करो बेटा, मैं और मेरे पति खुद इन सब्जियों को चुनकर लाते हैं। बिल्कुल बढ़िया माल है, अगर कोई दिक्कत निकले तो जब चाहो बदल लेना। उनका सीधा और साफ व्यवहार मोहित को अच्छा लगा। उसने तुरंत कहा, ठीक है, मुझे 5 किलो बरबटी, 5 किलो बैंगन, 10 किलो मशरूम, 2 किलो हरी मिर्च और 1 किलो गाजर दे दीजिए। ये सुनकर वह हंसते हुए बोली, अरे वाह, तुम तो बिल्कुल वैसे ही सब्जी खरीदते हो जैसे मेरे पिंड में लोग खरीदते हैं। मैं तुम्हें अच्छा डिस्काउंट दूंगी। बोलते बोलते उन्होंने एक बड़ा प्लास्टिक का थैला निकाला और फुर्ती से सब्जियां भरने लगी। जल्द ही उन्होंने 3 बड़े थैले पैक कर दिए। बरबटी 3.5 के हिसाब से, बैंगन 3 रुपये, मशरूम थोड़े महंगे हैं तो 5.5, हरी मिर्च 4, गाजर 3 और साथ में मैं अपनी तरफ से थोड़ा हरा धनिया और प्याज भी डाल देती हूँ। बनों में स्वाद बढ़ जाएगा। थैले जमीन पर रखते हुए उन्हें थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बेटा, क्या तुम गाड़ी लेकर आए हो? मैं अपने पति से कह देती हूँ, वह इन्हें पहुंचा देंगे। मोहित ने फौरन जवाब दिया, नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, मैं इन्हें खुद उठा सकता हूँ। इतना कहकर वह झुका और आसानी से 2 थैले दोनों हाथों में उठा लिए। मोहित के शरीर को कसरत की आदत थी और इस दुनिया में आने से पहले वह निर्माण स्थलों पर भी कुछ काम कर चुका था। उसने अपनी रोजाना कसरत की आदत जारी रखी थी और पिछले 1 हफ्ते से लगातार पत्थर पीसने, चक्की चलाने की मेहनत ने उसकी बाहों को बहुत मजबूत बना दिया था। उन बहन जी ने तारीफ की, बेटा, तुम्हारा शरीर तो बहुत तगड़ा है। क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मेरी एक भतीजी है, बहुत सुंदर है। उनकी इस गर्मजोशी से मोहित थोड़ा असहज हो गया और उसने जल्दी से मना कर दिया, नहीं नहीं, आपकी भतीजी को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। आप अपना ख्याल रखिए, मैं चलता हूँ। वह तेजी से आगे बढ़ गया, जबकि वह महिला उसे मुस्कुराते हुए देखती रही और जाते जाते टोकना नहीं भूली, अगली बार फिर आना, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सब्जियां बचा कर रखूंगी। मोहित खुद को अच्छी तरह जानता था कि वह एक अंतर्मुखी इंसान है, उसकी बातचीत की सीमा 3 वाक्यों में खत्म हो जाती है। इसके विपरीत उसके छोटे चाचा पूरी तरह बहिर्मुखी थे। वह सिर्फ सामाजिक विशेषज्ञ ही नहीं बल्कि सामाजिक जादूगर थे। मोहित अब बस यही दुआ कर रहा था कि उसके चाचा जल्दी ठीक हो जाएं, ताकि वह शांति से शेफ बनने पर ध्यान दे सके और उसके चाचा बिक्री और खरीदारी का जिम्मा संभाल लें। अच्छी बात यह थी कि इस शनिवार को उनकी सर्जरी होनी थी। अगर वह सफल रही तो चाचा को होश आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सब्जियां और बीफ खरीदने के बाद मोहित सीधा घर पहुंचा। पहुंचते ही उसने सुबह गूंथ कर रखे आटे को चेक किया, वह अब बिल्कुल सही तरह से फूल चुका था। हाथ धोने के बाद उसने बनों की स्टफिंग तैयार करना शुरू किया। सब्जियों को चुनना, उन्हें धोना और फिर काटना, मोहित ने हर कदम पूरी सावधानी से बिना किसी लापरवाही के किया। उसे स्वादिष्ट खाना बनाने के काम से अब और भी लगाव होने लगा था। उसने कीमा और बरबटी की स्टफिंग से शुरुआत की। पहला कदम बरबटी को उबालना, ब्लांच था।
वह इस सब्जी के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन वह इसे कच्चा खिलाकर किसी के बीमार होने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। जब बर्तन का पानी उबलने लगा, तो उसने सिस्टम की रेसिपी के अनुसार उसमें थोड़ा तेल डाल दिया। ये कदम सब्जियों के रंग को और भी निखारने में मदद करता है। बरबटी को उसने बस 2 हिस्सों में काटा और उबालने के बाद ठंडे पानी से भरे कटोरे में डाल दिया। फिर उसने मांस काटना शुरू किया। कुछ मांस के छोटे टुकड़े किए गए, जबकि बाकी का कीमा बना दिया गया। कीमा तैयार करने के साथ साथ उसने बीफ को भी बारीक कर लिया। मांस काटने के बाद मोहित ने चॉपिंग बोर्ड को अच्छी तरह साफ किया और उसे एक तरफ रखकर सब्जियों के लिए दूसरा बोर्ड उठा लिया। बरबटी अब पूरी तरह ठंडी हो चुकी थी, इसलिए मोहित ने उसे निकाला, पानी झटक दिया और फुर्ती से उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। फिर उसने छील कर रखी गाजरों को काटा और उन्हें मांस के कीमे में मिला दिया। याददाश्त में मौजूद रेसिपी का पालन करते हुए उसने तरह तरह के मसाले डाले। फिर मोहित ने चम्मच से उसे घड़ी की सुई की दिशा में चलाना शुरू किया। जब मांस और मसालों का मिश्रण पूरी तरह एक दूसरे में समा गया, तभी वह रुका। उसने इसे एक फ्रेशनेस बॉक्स में रखा, अपनी बाहें सीधी की और मिर्च बैंगन की स्टफिंग तैयार करने में जुट गया। सच तो यह है कि आज की तीनों स्टफिंग में से वह इसी मिर्च बैंगन वाले स्वाद का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहा था। बरबटी कीमा या मशरूम बीफ की बात तो छोड़िए, इनका मुकाबला भी इसके सामने फीका था। पकने के बाद बैंगन का टेक्सचर मांस जैसा हो जाता है, लेकिन वह दुनिया के किसी भी मांस से कहीं ज्यादा कोमल होता है। मसालों के सही अनुपात के साथ वह अनोखी बनावट, मोहित का मानना था कि किसी भी मांस वाली स्टफिंग को मात दे सकती है। बैंगन को छीलकर और काटकर उसने साफ पानी से भरे बर्तन में डाल दिया, फिर थोड़ा नमक और सिरका छिड़क दिया। यह उन्हें मैरिनेट करने और काला पड़ने से रोकने का तरीका था। एक ऐसा शेफ होने के नाते जो रंग, सुगंध और स्वाद में पूर्णता चाहता है, वह छोटी छोटी बातों पर समझौता नहीं कर सकता था। उसके ऊपर एक छोटा बर्तन रखकर और 10 मिनट का टाइमर लगाकर मोहित मशरूम काटने लगा। काटते काटते मोहित को अचानक एहसास हुआ, क्या वह वाकई टाइम मैनेजमेंट में माहिर हो गया है। खाना बनाने के दौरान उसका एक भी पल खाली नहीं गया, उसने हर कदम को स्पष्ट और व्यवस्थित तरीके से सजाया था। वाह, क्या ये भी किसी जादुई प्रतिभा का हिस्सा है। तभी टाइमर की आवाज गूंजी। मोहित ने कटे हुए मशरूम को बीफ के साथ मिला दिया। बैंगन का समय भी अब पूरा हो चुका था। अपने साफ और मजबूत हाथों से उसने मुट्ठी भर बैंगन के टुकड़े उठाए और उन्हें जोर से निचोड़ा। पानी बहने की आवाज के साथ बैंगन का ज्यादातर पानी मोहित ने बाहर निकाल दिया। यह पानी पूरी तरह निकालना जरूरी था, वरना ये बन के आटे और स्वाद दोनों को बिगाड़ देता। जब बैंगन के सारे टुकड़े अच्छी तरह निचुड़ गए, तो मोहित ने हरी मिर्च निकाली। मिर्च काफी बड़ी थी, लगभग 30 सेंटीमीटर लंबी। उसने उन्हें साफ किया और तेज हाथों से काटते हुए डंठल अलग कर दिए। मोहित को महसूस हुआ कि जैसे जैसे उसका शेफ लेवल बढ़ रहा था, रसोई के चाकू पर उसकी पकड़ और मजबूत होती जा रही थी। चाकू और उसके बीच एक गहरा नाता सा बन गया था। मिर्च के बीच में चीरा लगाना, उसे पट्टियों में काटना और फिर एक ही प्रवाह में उसके टुकड़े करना, और अंत में चाकू के एक झटके के साथ मिर्च के वे टुकड़े बर्तन में रखे बैंगन के साथ जा मिले। अध्याय 42। आज की स्टफिंग बदल गई है। सब्जी वाली बहन जी ने जो हरी प्याज भेंट में दी थी, वे इस समय बड़े काम आई। बैंगन की चटपटी स्टफिंग वाले बनों में अक्सर प्याज का इस्तेमाल होता है। आम प्याज की महक कभी कभी बहुत तेज हो जाती है, लेकिन ये ताज़ी हरी पत्तियां स्वाद को एकदम संतुलित रखती हैं। इसके बाद अदरक का पाउडर और बारीक कटा हुआ लहसुन डाला गया, जिससे बैंगन की तैयारी का मुख्य हिस्सा पूरा हो गया। मोहित ने कढ़ाई में तेल गरम किया और दराज से हाल ही में खरीदी गई मिर्च निकाली। वह लाल मिर्च दिखने में काफी तीखी लग रही थी, लेकिन असल में यह मिर्च बहुत कम तीखी होती है। इसकी असली ताकत इसकी महक में है। जैसे ही तेल से धुआं उठने लगा, मोहित ने सावधानी से गरम तेल को मसालों वाले कटोरे में पलट दिया। पिसी हुई मिर्च और अदरक लहसुन के मिश्रण पर खौलते तेल के गिरते ही एक तेज सराह की आवाज आए और सौंधी खुशबू पूरे कमरे में भर गई। उस खुशबू ने मोहित को इतना ललचाया कि उसका मन हुआ कि बैंगन और मिर्च को ऐसे ही भूनकर खा जाए। एक लंबी सांस भरते हुए मोहित ने बाकी मसाले डालना शुरू किया। चीनी, नमक, कुछ चुनिंदा मसाले, सोया सॉस, सब कुछ शुद्ध था, बिना किसी मिलावट या बाहरी रसायनों के। जब बैंगन की स्टफिंग तैयार हो गई, तो उसे खजाना पेटी में रखा गया और फिर मशरूम बीफ की तैयारी शुरू हुई। ये काफी सरल थी, और सभी मसालों के मेल के बाद आज की तीनों तरह की स्टफिंग पूरी तरह तैयार थी। आटे की उस सफेद लोई को, जो किसी फूले हुए गुब्बारे जैसी लग रही थी, मोहित ने पटरे पर रखा और उसे पूरी ताकत से गूंथना शुरू किया। फिर उसने लंबी पट्टियां बनाई, लोइयां तोड़ी और उन्हें बेलकर बन बनाना शुरू कर दिया। आटा उसके हाथों में जैसे बातें कर रहा था। स्टफिंग का एक बड़ा चम्मच भरते ही वह पलक झपकते ही गोल मटोल नन्हा मलाई बन जाता। देखते ही देखते स्टीमर भर गया। जादुई डिब्बे को दोबारा भरा हुआ देखकर मोहित ने अपने माथे का पसीना पोंछा और मुस्कुरा उठा। यह उसकी मेहनत का फल था। हालांकि बाहर कड़ाकी की ठंड थी, पर उसकी मेहनत ने उसे पसीने से तर कर दिया था। पहले उसे खाली बैठना पसंद था, पर अब उसे खाना बनाने के इस एहसास से प्यार होने लगा था।
खास तौर पर जब वह अपनी बनाई चीजों को देखता तो उसे वह संतुष्टि मिलती जो मशीनी सिस्टम कभी नहीं दे सकता था। अब वक्त था सामान लाद कर निकलने का। आज उसने समझदारी दिखाई। दिल्ली में शाम का जाम अक्सर 5 बजे शुरू होता है, इसलिए वह 4 बजे ही निकल गया। तिमारपुर के 18 घुमाव पहुंचने में उसे सिर्फ 40 मिनट लगे। अभी समय काफी जल्दी था, यहां तक कि सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले लोग भी अभी नहीं छूटे थे, इसलिए मोहित आज अर्ली शिफ्ट पर था। लेकिन दफ्तर वालों के न होने का यह मतलब नहीं था कि ग्राहक नहीं थे। बस्ती के गेट पर 50-60 साल के बुजुर्गों और महिलाओं का एक समूह जमा था, जो बड़ी उत्सुकता से किसी का इंतजार कर रहा था। समूह में सबसे आगे खड़े लोकेश चाचा की आंखें मोहित की गाड़ी देखते ही चमक उठी। दिल्ली नंबर 00544, यही है, यही है। वह आ गया। लोकेश चाचा का चिल्लाना जैसे किसी खतरे के सायरन जैसा था। अचानक उन बुजुर्गों में बिजली सी दौड़ गई और वे सब उस तरफ लपके जहां मोहित गाड़ी पार्क कर रहा था। लोकेश चाचा वहीं हक्के बक्के खड़े रह गए और भीड़ को अपनी नजरों के सामने ओझल होते देखते रहे। उन्होंने चिढ़कर चिल्लाया, तुम सबके सब धोखेबाज हो। बस में मुझसे सीट मांगते वक्त तो बड़े कमजोर और लाचार बनते हो, अब देखो कैसे हिरन की तरह दौड़ रहे हो, मुझसे भी तेज पैर चल रहे हैं तुम्हारे। सुनीता चाची दौड़ते हुए बोली, क्या करूं भाई, मेरा छोटा पोता स्कूल जाने से पहले 3 बन खा गया और फिर भी उसका मन नहीं भरा। अब उसने जिद पकड़ ली है कि बिना बन खाए वह स्कूल का काम नहीं करेगा। उसने मुझे सख्त हिदायत दी है कि बिना 10 बन लिए घर मत आना। अब बच्चे की बात कौन टाले। ओम प्रकाश जी ने भी कहा, हमारी बहू को आजकल कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बस उबकाए आती रहती है, सुबह जो बन लिए थे बस वही उसने मजे से खाए, पूरे 15 अकेले ही चट कर गई। मेरे आने वाले पोते पोतियों के वास्ते आज कोई मुझसे मुकाबला मत करना, मैं तो 30 लेकर ही जाऊंगा। मैंने सुबह सिर्फ 2 ही लिए थे, मेरा तो पेट ही नहीं भरा। अब कुछ और खाओ तो लगता है जैसे मोमबत्ती चबा रहे हों। सारा दिन भूखा रहा हूं, कोई मेरा हिस्सा मत छीनना, मैं तो कम से कम 50 लूंगा। लोकेश चाचा ये सुनकर दंग रह गए। हे भगवान, तुम में से हर कोई दर्जनों मांग रहा है, क्या तुम लोग इस बेचारे जवान दुकानदार का सारा सामान खुद ही लपेट लोगे? रुको, कोई मेरे बन नहीं छीनेगा। मोहित ने अभी गाड़ी पार्क ही की थी कि उसने बुजुर्गों के एक झुंड को पागलों की तरह अपनी ओर आते देखा। वह बुरी तरह घबरा गया और बिना कुछ बोले वापस गाड़ी में कूद गया और दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। यह क्या हो रहा है? क्या मेरी पोल खुल गई? या फिर ये कोई ठग गिरोह है? 40-50 लोगों की यह फौज, अगर कुछ हुआ तो दिल्ली का अमीर से अमीर आदमी भी इनका हर्जाना भरते भरते कंगाल हो जाएगा। सुनीता चाची गाड़ी के पास पहुंची और जैसे ही मोहित से बात करने वाली थी, उन्होंने देखा कि वह वापस अंदर छिप गया। वह हैरान रह गईं। बेटा, ये क्या कर रहे हो? जल्दी बाहर आओ और बन बेचो। मेरा पोता आने वाला होगा, वह तुम्हारे बनों का इंतजार कर रहा है। क्या, बन खरीदने आए हैं? क्या ये सच है? मोहित ने शक भरी नजरों से भीड़ को देखा। जब उसने देखा कि वे लोग गाड़ी पर हमला करने के मूड में नहीं हैं, तो उसने राहत की सांस ली। खिड़की का शीशा थोड़ा सा नीचे करके उसने सावधानी से कहा, बन खरीदने वालों, थोड़ा पीछे हट जाओ, आप लोगों ने मुझे घेर लिया है, मुझे घबराहट हो रही है। ही, हा हा हा, लड़का तो बड़ा डरपोक निकला। शांत हो जाओ बेटा और बाहर आओ, हम सब वही पुराने ग्राहक हैं जो सुबह आए थे, देखो तो कैसे सहम गया है। लोकेश चाचा, जो थोड़ा देर से पहुंचे थे, नजारा देखकर हंसते हुए बोले। मोहित उन्हें पहचानता था। लोकेश चाचा, क्या सच में ये सब बन खरीदने आए हैं? लोकेश चाचा ने हौंकते हुए जवाब दिया, हाँ बेटा, हाँ। यहाँ मौजूद हर किसी ने या तो सुबह तुम्हारे बन खाए हैं या उनके बारे में सुना है, सब आधे दिन से इसी इंतजार में बैठे थे। जल्दी उतरो और स्टॉल लगाओ। ये सुनकर मोहित की जान में जान आई। भीड़ के थोड़ा पीछे हटते ही उसने सावधानी से दरवाजा खोला और नीचे उतरा। उसने डिक्की खोली, मेज निकाली और फिर जादुई खजाना पेटी को उठाकर नीचे रखा। हजारों बनों और उस भारी पेटी का वजन 50 किलो से ज्यादा था, पर मोहित ने उसे बड़ी आसानी से उठा लिया। जैसे ही उन चाचियों और ताऊं ने वह डिब्बा देखा, उनकी आंखें चमक उठीं और वे फिर से एक साथ चिल्लाने लगे। मुझे 30 मसालेदार मीट वाले दे दो। मुझे 25 अंडे वाले बन। मुझे 30 प्याज मीट वाले। मोहित ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और बोला, चाचा चाची, आज वह पुराने 3 तरह के बन नहीं हैं। आज मुख्य रूप से मशरूम बीफ वाले बन हैं, जो थोड़े महंगे हैं, 10 रुपये के 3। फिर कीमा बरबटी वाले हैं, 10 रुपये के 5। और अंत में चटपटे मिर्च बैंगन वाले बन हैं, जो थोड़े सस्ते हैं, 10 रुपये के 7। तो कृपया सोच समझकर मांगिएगा। अध्याय 43। ये बन असाधारण है। मशरूम बीफ बन, 10 रुपये के 3। मिर्च बैंगन वाला बन, क्या इसका स्वाद वाकई अच्छा हो सकता है? कीमा और बरबटी, अब मसालेदार सोंधा मीट वाला बन क्यों नहीं है? अरे बाप रे, मैं कब से खट्टे साग वाले बन का इंतजार कर रही थी और वह ऐसे ही गायब हो गया। बुजुर्ग लोग जब खरीदारी करते हैं, तो वे पुरानी साख और भरोसे पर भरोसा करते हैं। पिछले स्वादों को उन्होंने चखा था और वे उन्हें पसंद आए थे, लेकिन अब ये 3 नए प्रकार देखकर वे सब थोड़े हिचकिचा रहे थे। हालांकि, मोहित की बात सुनकर लोकेश चाचा बेहद खुश हो गए।
अरे वाह, बीफ तो मेरा पसंदीदा है, पहले मुझे चखने के लिए 3 दे दो। मोहित ने जादुई खजाना पेटी खोली, 3 मशरूम बीफ बन निकाले और लोकेश चाचा को थमा दिए। लोकेश चाचा ने बन लिए और वहां मौजूद बुजुर्गों की भारी भीड़ की नजरों के सामने उन्हें अपने होठों के करीब ले गए। बन का आटा हमेशा की तरह रुई जैसा नरम था और उसे होठों से जरा सा छूने पर ही उसमें हल्का सा गड्ढा पड़ गया। ये देखकर कई लोगों के मुंह में पानी आने लगा, उन्हें याद आया कि कैसे कल और आज सुबह इन बनों ने उनके स्वाद पर राज किया था। पता नहीं ये इस बन का आटा कैसे गूंथते हैं, पर बिना स्टफिंग के भी यह बन कभी बोरियत नहीं देता। ये कई लोगों की आम राय थी, पर लोकेश चाचा को फिलहाल राय देने की फुर्सत नहीं थी क्योंकि बन उनके हाथ में था। मैदे की मीठी महक के साथ बीफ की हल्की खुशबू उनकी नाक से टकरा रही थी। चाचा, थोड़ा ध्यान से। सड़प। अभी मोहित उन्हें खाने का तरीका बताने ही वाला था कि उतावले लोकेश चाचा ने बन का एक बड़ा हिस्सा काट लिया। जैसे ही बन की परत टूटी, उसके अंदर से खौलता हुआ रसीला शोरबा फुहारे की तरह बाहर निकला। लोकेश चाचा ने फुर्ती दिखाई और पीछे हट गए, जिससे वह गर्म तेल उनके कपड़ों पर नहीं गिरा, हालांकि उनके हाथ पर काफी छींटे पड़े। अरे, क्या ये बन वाकई इतना रसीला है? मजा आ गया, मजा आ गया। सिर्फ इस बात के लिए कि इस बन से रस की फुहार निकलती है, मुझे इसे जरूर आजमाना है। लोकेश चाचा संभले और मोहित से हैरानी से पूछा, यह क्या माजरा है भाई? मोहित ने समझाया, चाचा, बीफ थोड़ा सख्त होता है, इसलिए मैंने स्टफिंग में मसालों वाले पानी की मात्रा ज्यादा रखी है और चर्बी का अनुपात भी थोड़ा बढ़ाया है। इस वजह से भाप में पकने के बाद बन के अंदर काफी रस जमा हो जाता है। आप पहले वाले बनों को सीधे मुंह में ठूंस लेते थे, पर इस बार आपने इसे बीच से काट दिया और मैं आपको समय पर टोक नहीं पाया। अच्छा, तो ये बात है। मोहित की बात सुनकर आसपास खड़े बुजुर्गों को समझ आया कि असलियत क्या है। सुनीता चाची की नाक बार बार फड़क रही थी क्योंकि वह गहरी खुशबू उनकी इंद्रियों को झकझोर रही थी। उस महक में बीफ का अपना जायका और मशरूम की एक खास सौंधी खुशबू घुली हुई थी। सुनीता चाची सोच में पड़ गईं कि उनके घर में अक्सर मशरूम बनते हैं, पर पूरी सब्जी में भी वैसी खुशबू नहीं आती जैसी इस एक छोटे से बन से आ रही है। नहीं, उन्हें इसे खुद चखना ही होगा। बेटा, पहले मुझे 3 मशरूम बीफ बन दे दो। लोकेश चाचा ने तुरंत मजाक किया, क्यों सुनीता बहन? खुशबू से रहा नहीं गया। सुनीता चाची ने उन्हें नजरअंदाज किया और बन खाना शुरू किया। लोकेश चाचा के अनुभव से सबक लेते हुए उन्होंने बड़ी सावधानी से खाया। उन्होंने दांतों से एक छोटा सा छेद किया और पहले उस रसीले शोरबे का एक घूंट भरा। वह गर्मा गर्म रस जैसे ही उनके मुंह में पहुंचा, स्वाद के मारे उनकी आंखें फैल गईं और उन्होंने जल्दी से बन का एक बढ़ाने वाला लिया। और उसे चबाना तो और भी अद्भुत था। वह कोमल बीफ बिल्कुल भी सख्त नहीं था, बल्कि बहुत ही रेशमी और नरम था। उस रसीले शोरबे के अलावा उसमें एक और चिकना एहसास था। सुनीता चाची समझ गईं कि यह बारीक कटे मशरूम का कमाल है। और जो थोड़े कुरकुरे टुकड़े आ रहे थे, वे यकीनन बीफ के ही थे। पर जिस चीज ने उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित किया, वह एक और चीज थी जो बीफ के टुकड़ों से भी ज्यादा मजेदार थी। उस बनावट को सुनीता चाची शब्दों में बयान नहीं कर पा रही थी। वह न तो सख्त थी और न ही बहुत ज्यादा खींचने वाली, पर उसे जितना ज्यादा चबाया जाता, वह उतनी ही सौंधी होती जाती, यहां तक कि बीफ से भी ज्यादा। लोकेश चाचा भी तब तक एक बन खत्म कर चुके थे और उन्होंने तारीफों के पुल बांध दिए। बेटा, अपनी पूरी जिंदगी में मैं कभी किसी से इतना प्रभावित नहीं हुआ, पर तुम्हारे इन बनों ने मेरा दिल जीत लिया। कहते हैं न, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तुम्हारे इन बनों में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तभी ओम प्रकाश जी ने पास से तंज कसा, क्यों लोकेश भाई, क्या इस लड़के ने तुम्हें तारीफ करने के लिए पैसे दिए हैं? बिल्कुल, आखिर है तो एक बन ही। हाथ का बना खाना स्वादिष्ट होना आम बात है, पर क्या इतनी तारीफ की जरूरत है? शर्त लगा लो, ये लड़का पक्का लोकेश भाई का कोई रिश्तेदार होगा, वरना इतनी तारीफ कौन करता है? हा, मुझे तो नहीं लगता। लोकेश के खानदान की शक्ल सूरत देखते हुए क्या उनमें से ऐसा हैंडसम लड़का पैदा हो सकता है? लोकेश चाचा ने उन्हें घूर कर देखा और बड़बड़ाए, चलो हटो यहाँ से, किनारे जाकर अपनी गर्मी शांत करो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा इंसान हूँ? तुम्हें बता दूं, इस बन में बहुत सारे राज छुपे हैं और शुरुआत इसकी स्टफिंग से ही होती है। इतना कहकर लोकेश चाचा ने एक बन को बीच से तोड़कर सबको दिखाया। जैसे ही उन्होंने बन को फाड़ा, रस की एक धार निकली और उनके हाथ को भिगोती हुई नीचे गिरने लगी। जब बन पूरी तरह खुल गया, तो हर कोई उसके अंदर का नजारा देख सकता था। बन की परत पतली थी और अब भी उसमें से भाप निकल रही थी। अंदर की परत जो रस में भीगी थी, वह गहरी कत्थई हो चुकी थी। मांस का वह गोला जो पहले एक कबाब जैसा था, अब 2 हिस्सों में बंट चुका था, जिससे उसके अंदर के छोटे छोटे दाने दिख रहे थे। ये नज़ारा देखकर कई लोगों ने दोबारा थूक गटका। वह देखने में ही बहुत ललचाने वाला था। और जिस तरह रस अभी भी लगातार टपक रहा था, किसी के मन में ये शक नहीं बचा कि बन स्वादिष्ट है या नहीं। लोकेश चाचा ने बन के छोटे दानों की ओर इशारा करते हुए कहा, इसे देख रहे हो? यह बारीक कीमा है, जो नर्म और रेशमी है। पर इसके अलावा इस बन की असली जान ये नहीं, बल्कि यह है। उन्होंने एक छोटे भूरे दाने की ओर इशारा किया, ये ताज़ा मशरूम है।
फिर उन्होंने एक दूसरे थोड़े सूखे दाने की ओर इशारा किया, और यह सूखा मशरूम है। बड़े गर्व और पुरानी यादों के साथ वे बोले, ताज़ा मशरूम इसे कोमलता देता है, और यह सूखा मशरूम पूरे बन की खुशबू को कई गुना बढ़ा देता है। ये सूखे मशरूम बीफ के सारे रस और घी को सोख लेते हैं, जिससे इनका स्वाद असली मांस से भी बेहतर हो जाता है। इस बन का कोई मुकाबला नहीं है। बेटा, मेरे लिए 18 और पैक कर दो, आज मैं जी भर कर खाऊंगा। कही गई बातों के मुकाबले बुजुर्गों ने उस चीज पर ज्यादा भरोसा किया जो उन्होंने अपनी आंखों से देखी थी। लोकेश चाचा के प्रदर्शन ने मोहित के मशरूम बीफ बन की असलियत सबके सामने रख दी थी। और इतने सालों के अनुभव ने उन्हें समझदार बना दिया था। सिर्फ खुशबू से ही वे जान गए थे कि सामान एकदम ताज़ा है। वह महक शुद्ध मशरूम और बीफ की थी। अगर बीफ घटिया दर्जे का होता, तो उन्होंने उस गंध को छुपाने के लिए बहुत सारे भारी मसालों का इस्तेमाल किया होता। ये लड़का ईमानदारी से धंधा कर रहा है। भले ही ये बन छोटे हैं, पर इनके अंदर की स्टफिंग उन गेट पर मिलने वाले बड़े बनों से कहीं ज्यादा है। मेरे लिए 9 पैक कर दो। मुझे 12 चाहिए, मैं भूख से बेहाल हूँ। मिर्च का तेल थोड़ा ज्यादा डालना, सीधे लिफाफे में ही। मुझे 15 दे दो, मुझे 30। अरे आगे वालों, थोड़ा कम कम लो ताकि पीछे वालों को भी चखने का मौका मिल सके। अध्याय 44। वाह, मानना पड़ेगा, ये लड़का वाकई कमाल का है। न केवल इसके बन स्वादिष्ट हैं, बल्कि यह सफाई और शुद्धता का भी पूरा ध्यान रखता है। हमेशा स्टील के चिमटे से ही बन उठाता है, इसे देखकर खाने में तसल्ली रहती है। बिल्कुल सही बात है, उम्र बढ़ने के साथ पेट भी कमजोर हो जाता है। बाहर का खाना अक्सर भारी पड़ता है, पर कल मैंने इस लड़के के बन खाए और पेट में जरा भी दिक्कत नहीं हुई। और सिर्फ स्वाद ही नहीं, मेरा छोटा पोता तो अब बाहर के फास्ट फूड के लिए जिद ही नहीं करता, बस यही गर्मा गर्म बन मांगता है। लाइनों में खड़ी दादी नानी का समूह आपस में हंसते बात करते हुए इंतजार कर रहा था, जिससे वहां का माहौल काफी खुशनुमा हो गया था। लेकिन जल्द ही, क्या सिर्फ आधा घंटा हुआ है और तुम कह रहे हो कि बीफ वाले बन खत्म हो गए? ओम प्रकाश जी गुस्से में थे, मुझे यकीन नहीं होता, दोबारा देखो। तुम्हारे डिब्बे में अब भी इतने सारे बन हैं, पक्का कहीं नीचे कुछ बीफ वाले छिपे होंगे। मोहित ने ठंडी सांस ली, दादाजी, मैंने कुल 500 बीफ बन बनाए थे और मैंने अभी गिने हैं, वे वाकई सब बिक चुके हैं। ओम प्रकाश जी अड़ गए, नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। तुम एक बार फिर से देखो। दादाजी, बीफ वाले सच में खत्म हो गए हैं। क्यों ना आप कीमा और बरबटी वाले आजमाएं। अगर आप थोड़ा तीखा खा सकते हैं, तो मिर्च बैंगन वाले तो और भी लाजवाब हैं। बड़बड़ाते हुए ओम प्रकाश जी ने देखा कि मोहित के पास वाकई कुछ नहीं बचा, तो उन्हें मजबूरी में मानना पड़ा। अरे तुम तो इस बूढ़े की जान लेकर ही मानोगे। अगली बार से इन लोगों पर काबू रखना, सबको इतने ज्यादा मत दो। खास तौर पर वो लोकेश, एक साथ 30 ले गया, इतना खाकर कहीं फट न जाए। एक लिमिट लगाओ। खैर, मुझे 10 रुपये के कीमा बरबटी और 10 के मिर्च बैंगन दे दो। अगर अच्छे लगे, तो और लूंगा। मोहित ने फुर्ती से चिमटा उठाया और 5 कीमा बरबटी वाले बन और 7 मिर्च बैंगन वाले बन 2 अलग लिफाफों में पैक करके उन्हें थमा दिए। ओम प्रकाश जी ने बन लिए पर वहां से हिले नहीं। उन्होंने सबसे पहले एक कीमा बरबटी वाला बन निकाला और खाना शुरू किया। इन बनों में मशरूम बीफ वाले बनों के मुकाबले रस थोड़ा कम था, पर फिर भी इतना था कि मुंह में पानी आ जाए। बीफ की भारी महक से अलग, सब्जियों ने इसमें एक ताज़ा और गहरी खुशबू भर दी थी। फिर भी ये पूरी तरह शाकाहारी जैसा नहीं लग रहा था, क्योंकि मांस का जायका उसे पूरा कर रहा था। एक बाइट लेते ही, बरबटी का वह नर्म पर हल्का सा कुरकुरा एहसास, कीमे और मांस के टुकड़ों के साथ मिलकर, रुई जैसे आटे में लिपटा हुआ एक ऐसा जादू पैदा कर रहा था जिसकी आदत पड़ जाए। मोहित ने स्टफिंग को काफी कसकर भरा था, इसलिए भाप में पकने के बाद भी वह अंदर जमी हुई थी, इधर उधर बिखर नहीं रही थी। आमतौर पर कीमे वाली स्टफिंग से लोग जल्दी ऊब जाते हैं, पर मोहित के अनुभव और सिस्टम की रेसिपी की वजह से मांस और सब्जी का अनुपात एकदम सटीक था, न तो ये बेस्वाद था और न ही बहुत ज्यादा चिकना। एक शब्द में कहें तो बेमिसाल। अरे वाह बेटा, तुम्हारे हाथ का हुनर तो असली है। मुझे नहीं लगता कि पूरी दिल्ली में कहीं और ऐसा स्वाद मिलेगा। ओम प्रकाश जी के लहजे से साफ था कि वे पक्के दिल्ली वाले हैं, जो बिना लाग लपेट के अपनी बात कहते हैं। मोहित ने मुस्कुराते हुए विनम्रता से कहा, शुक्रिया दादाजी, अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। ओम प्रकाश जी ने आंखें तरेरी और बोले, अब इससे ज्यादा कुछ मत सीखना, वरना मुझे डर है कि तुम मुझ जैसे बूढ़े को खिला खिलाकर ही मार डालोगे। मैं अभी ही 20 खा सकता हूँ, अगर ये और स्वादिष्ट हुए, तो मेरा पेट ही फट जाएगा। उनकी बात सुनकर पीछे खड़े लोग हंसने लगे और अब वे भी कीमा बरबटी वाले बनों के लिए और भी उत्सुक हो गए। एक बन खत्म करने के बाद ओम प्रकाश जी का मन नहीं भरा। उन्होंने मिर्च बैंगन वाला एक बन उठाया और एक बड़ा निवाला लिया। वाह, सिर्फ 2 बाइट, और उनके मुंह से अनायास ही यह शब्द निकल गया, ये बन, इसका टेक्सचर। वाह, वे कुछ कहना चाह रहे थे, पर उनके पास शब्द ही नहीं थे। बेचैनी में उन्होंने फिर मुंह खोला। वाह, लगातार 3 बार वाह सुनकर पीछे की भीड़ उलझन में पड़ गई। अरे ओझा जी, ये वाह वाह क्या लगा रखा है? कुछ बताओ तो सही, अच्छा है या नहीं?
उनके चेहरे के भाव देखो, क्या तुम्हें लगता है कि ये बुरा होगा? तो फिर वे स्वाद के बारे में कुछ बोल क्यों नहीं रहे, बस वाह वाह ही किए जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वाद के मारे उनकी बोलती ही बंद हो गई हो? ओम प्रकाश ओझा जी की बोलती वाकई बंद थी। इस बन का स्वाद और एहसास जैसे सीधे उनके दिल से जुड़ा था। एक बाइट लेते ही इसमें कोमलता, खिंचाव, चिकनाहट, सौंधापन, तीखापन और ताजगी सब एक साथ महसूस हो रहे थे। प्याज, अदरक और लहसुन की खुशबू बैंगन और मिर्च के साथ इस तरह घुल गई थी कि हर निवाले के साथ वह सुगंध रोम रोम में बस रही थी। तेज आंच पर भाप में पकने के बाद बैंगन और मिर्च इतने कोमल हो गए थे कि मुंह में जाते ही मलाई की तरह घुल रहे थे। सारे मसालों का निचोड़ बैंगन ने अपने अंदर पूरी तरह सोख लिया था, एक ऐसा दिव्य स्वाद जिसे बयां करने के लिए उनके शब्दकोश में शब्द ही नहीं थे। बेटा, मुझे 10 रुपये के कीमा बरबटी और दे दो और 20 रुपये के मिर्च बैंगन वाले। अगर अभी शब्द नहीं मिल रहे, तो और खरीदो और खाओ और ज्यादा देर तक इसका लुत्फ उठाओ, तो पक्का दिमाग में कुछ तो आएगा। ओझा जी के पीछे एक सज्जन खड़े थे जो दिखने में किसी प्रोफेसर जैसे लग रहे थे। उन्होंने सोने के फ्रेम वाला चश्मा पहन रखा था। ओझा जी को पैसे देते और चबाते हुए देखकर उन्होंने उन्हें हल्का सा धक्का दिया। अरे भाई आगे बढ़ो, सारा दिन यहीं घेरे रहोगे क्या? अगर तारीफ नहीं कर पा रहे तो किनारे जाकर अपनी भूख मिटाओ। जरा इस भाई को भी मौका दो। ओझा जी ने चिढ़कर उन्हें देखा। अरे खन्ना साहब, प्रोफेसर क्या हुए, आप तो खुद को बहुत बड़ा विद्वान समझने लगे। मैं भी देखूं आपके पास कौन से कविता वाले शब्द हैं। प्रोफेसर खन्ना ने नाक से कुड़ी, किनारे हो जाओ और देखो। बेटा, मुझे हर तरह के 10-10 रुपये के दे दो। मैं भी देखूं आखिर किस स्वाद ने ओझा जी को इतना मंत्रमुग्ध कर दिया है। मोहित ने फुर्ती से बन पैक किए और उन्हें थमा दिए। प्रोफेसर साहब ने 2 बिल्कुल नए 10-10 के नोट गल्ले में डाले। उन्होंने मिर्च बैंगन वाला एक बन उठाया, उसे धीरे से दबाया और तारीफ करते हुए सिर हिलाया। आटा बहुत ही फूला हुआ और लचीला है और यह सफेदी वाकई भूख बढ़ा देने वाली है। ओझा जी ने उन्हें टोका, अब ये लेक्चरबाजी छोड़ो, चुपचाप खाओ। प्रोफेसर साहब ने उन्हें नजरअंदाज किया और बन को करीब लाकर एक गहरी सांस ली। गेहूं की सौंधी खुशबू ने तुरंत अपनी शुद्धता का एहसास करा दिया। आह, ये खुशबू बचपन की याद दिलाती है जब एक सफेद बन मिलना ही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी होती थी। बरसों बाद ऐसा एहसास हुआ है। अपनी यादों को ताज़ा करने के बाद प्रोफेसर साहब ने आखिरकार बन में एक बाइट ली। ये साफ था कि वे अपनी छवि का बहुत ध्यान रखते हैं, साफ सुथरे कपड़े और बहुत ही सलीके से चबाना। हालांकि वह एक छोटा सा निवाला था, पर मोहित के बनों की परत इतनी पतली थी कि उस छोटे से टुकड़े में भी स्टफिंग आ गई थी। आंखें बंद करके प्रोफेसर साहब ने स्वाद को महसूस किया और अचानक वे ठिठक गए। उन्होंने अविश्वास के साथ बन को नीचे देखा, फिर एक और छोटा सा टुकड़ा चखा। सब लोग उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे कि यह पढ़ा लिखा आदमी बन के स्वाद के बारे में क्या कहेगा। पूरा बन खत्म करने और निगलने के बाद उन्होंने धीरे से अपनी आंखें फिर से खोलीं। आसपास एक नजर डाली, फिर कुछ सोचकर आंखें दोबारा बंद कर लीं। फिर अचानक आंखें खोलकर वे चिल्ला उठे, वाह! अध्याय 45, मेरे कार्यक्षेत्र से बाहर। मेरा नाम जगन मोहन है, मैं वास्तुकला आर्किटेक्चर का एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर हूँ। जी हाँ, वास्तुकला, वास्तुकला, वास्तुकला। जरूरी बातों को 3 बार कहना पड़ता है ताकि मैं यह समझा सकूं कि मैं इन बनों के स्वाद को शब्दों में क्यों नहीं पिरो पा रहा, क्योंकि यह मेरे कार्यक्षेत्र से बाहर की बात है। इन बनों का वर्णन करना वाकई बहुत मुश्किल है। यह उस तरह का स्वाद है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। इन्हें सिर्फ स्वादिष्ट कहना मेरी उस हैरानी को बताने के लिए काफी नहीं है जो मुझे इन्हें चखकर हुई। बहुत सोचने के बाद जो शब्द मेरी भावनाओं को सीधे व्यक्त कर सकते थे, वे थे, हे भगवान। हा हा हा, खन्ना साहब, आपकी हालत भी मेरे जैसी ही निकली। कब से मुझ पर हंस रहे थे और खुद के मुंह से भी सिर्फ हे भगवान ही निकला। हा हा हा। ओझा जी ने प्रोफेसर खन्ना की ओर इशारा करते हुए जोरदार ठहाका लगाया। देख लिया खन्ना साहब, आपने मेरा मजाक उड़ाया था और अब खुद भी वहीं अटक गए। इसे ही कहते हैं जैसा बोओगे वैसा काटोगे, हा हा हा। प्रोफेसर खन्ना एक तरफ हट गए, अपना चेहरा छिपाया और लंबी सांस ली। शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है। इन बनों का स्वाद वाकई शब्दों में बांधना कठिन है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सा अच्छा खाना खाया है, पर ऐसा जायका मिलना दुर्लभ है। अब मैं क्या करूं? अगर आप मुझसे सीमेंट और सरिये के मेल के बारे में पूछते तो मैं आपको सब कुछ साफ साफ बता देता। पर अगर आप पूछें कि इन बनों में ऐसी क्या बात है, तो मैं पूरी तरह निरुत्तर हूं। जल्दबाजी कर दी, बहुत जल्दबाजी कर दी, मुझे शुरू में इतनी शेखी नहीं बघारनी चाहिए थी। अब मेरी उम्र भर की साख एक पल में मिट्टी में मिल गई। अरे बाप रे, ओझा जी और प्रोफेसर खन्ना दोनों ने हार मान ली। आखिर ये बन कितने स्वादिष्ट हैं। इन दोनों के चेहरे के भाव देखकर तो लगता है कि ये बहुत ही बेमिसाल होंगे। जल्दी करो, कुछ खरीद लो इससे पहले कि ये खत्म हो जाएं। कहीं फिर से बीफ वाले बनों वाली बात ना हो जाए कि पिछली बार हमें चखने को भी नहीं मिले थे। ओझा जी और प्रोफेसर खन्ना के इस लाइव प्रदर्शन के बाद खाने के शौकीनों के मन में मोहित के बनों को लेकर अब कोई शक नहीं बचा था।
इतना ही नहीं, उनके मन में इन बनों को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई थी। चटपटे मिर्च बैंगन वाले बन मुझे 30 रुपये के दे दो। कीमा बरबटी वाले 10 रुपये के और मिर्च बैंगन वाले 30 रुपये के। अंकित आज काम से थोड़ा जल्दी छूट गया था और खुशबू का पीछा करते हुए मोहित के स्टॉल तक पहुंच गया। हालांकि वहां लगी लंबी लाइन ने उसे थोड़ा परेशान किया, पर उन स्वादिष्ट बनों के बारे में सोचकर वह खाली पेट ही मजबूती से लाइन में खड़ा हो गया। 3, 2, 1। आखिरकार अंकित के आगे सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और हाथ कांप रहे थे। उसके आगे खड़ा व्यक्ति करीब 30 साल का था, हट्टा कट्टा और मजबूत। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, भाई साहब, अब कितने बन बचे हैं? मोहित ने खजाना पेटी खोली और जवाब दिया, अब बस 6 कीमा बरबटी वाले और 10 मिर्च बैंगन वाले बचे हैं। उस आदमी ने अपना बड़ा सा हाथ लहराया, गले में बिल्कुल नया 100 रुपये का नोट डाला और बोला, ये सब मुझे दे दो। ये लो 100 रुपये, बाकी खुले रखने की जरूरत नहीं है। मोहित ने जल्दी से हाथ हिलाया, नहीं नहीं, जो जायज दाम है वही लूंगा, सिर्फ 25 रुपये हुए। जैसे ही उसने पैसे वापस करने की कोशिश की, उस आदमी ने बन लिए और मोहित का हाथ जोर से दबाते हुए बड़ी गंभीरता से कहा, बाकी पैसों की जरूरत नहीं है। ये बन इस कीमत के लायक हैं, मुझे तो लग रहा है कि मैं कम दे रहा हूँ। आपको पता नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ की भूख पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल मर गई थी। हमने पूरे शहर की खाक छान मारी, पर उन्हें कुछ पसंद नहीं आया। हम बड़े से बड़े अस्पताल गए, डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें भूख न लगने की कोई बीमारी हो गई है, जिससे हमारा पूरा परिवार परेशान था। उस दिन जब मैं माँ को अस्पताल ले जा रहा था, तो रास्ते में भूख मिटाने के लिए मैंने आपके यहाँ से कुछ बन लिए थे। जैसे ही हम अस्पताल में कदम रखने वाले थे, आपके बनों की खुशबू उनकी नाक तक पहुंची और अचानक उन्हें इतनी भूख लगी कि वे एक साथ 10 से ज्यादा बन खा गईं। अपनी बात पूरी करते हुए वह खुशी से बोला, सबसे कमाल की बात तो यह है कि अब वे दोपहर और रात का खाना भी मजे से खा रही हैं। ये बन किसी दवा से कम नहीं है। इस बार हम अस्पताल से वापस आ ही रहे थे कि उन्होंने जिद पकड़ ली कि उन्हें और बन चाहिए। भाई साहब, आप बुरा मत मानिए, मुझे तो अब भी लगता है कि मैंने कम पैसे दिए हैं। इतना कहकर वह हाथ हिलाते हुए बन लेकर चला गया। मोहित ये सुनकर दंग रह गया। उसने अपने दिमाग में सिस्टम की ओर देखा और पाया कि पिछला टास्क अब 2/5 हो गया था। एक बेबस मुस्कुराहट के साथ मोहित ने पैसे गल्ले में डाले और खजाना पेटी बंद कर दी। तिमारपुर बस्ती की एक पुरानी इमारत में। दादी, ओ दादी, क्या आपने बन खरीदे? करीब 7-8 साल का एक गोल मटोल लड़का, गले में स्कूल का स्कार्फ लटकाए, आंधी की तरह घर के अंदर घुसा। उसके कदम अंदर पहुंचने से पहले उसकी आवाज अंदर पहुंच गई थी। जब सुनीता चाची ने अपने लाडले पोते को देखा, तो उनके चेहरे पर प्यार भरी मुस्कान आ गई। ले आई बेटा। तुम्हारी पसंद वाले बीफ वाले बन हैं, जल्दी से हाथ धोकर आओ और खाओ। उस छोटे बच्चे की आंखें चमक उठीं। वह दौड़कर दादी की गोद में चढ़ गया, उनके गले लगकर एक बड़ा सा किस किया। मुझे पता था दादी, आप ही मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती हो। अब हम मजे से बन खाएंगे। फिर वह दौड़कर बाथरूम गया और पलक झपकते ही हाथ धो आया। सुनीता चाची की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वह जल्दी से रसोई में गईं और 2 डिश बाहर लाईं, एक टमाटर अंडे की सब्जी और दूसरी पालक पनीर। उन्होंने स्टीमर में गर्म किए हुए बन भी मेज पर सजा दिए। हाथ धोने के बाद वह छोटा लड़का कुर्सी पर चढ़ा, तमीज से बैठा और सीधे एक बन की ओर हाथ बढ़ाया। सुनीता चाची ने जो बन गर्म किए थे, वे काफी तेज गर्म थे। बच्चे का हाथ जलने लगा और उसके चेहरे पर दर्द सा दिखा, पर उसने बन छोड़ने का नाम नहीं लिया। वह उसे कभी बाएं हाथ में लेता तो कभी दाएं में, और फिर पूरी ताकत से उस पर फूंक मारने लगा। सुनीता चाची ने बड़े लाड़ से उसे डांटा, जल्दी मत करो बेटा, आराम से खाओ। अभी बहुत गर्म है और कोई तुमसे इन्हें छीनने वाला नहीं है। उस बच्चे के पास दादी को जवाब देने का समय नहीं था, क्योंकि वह पहले ही बन में एक बड़ा निवाला ले चुका था। उस गर्मा गर्म रसीले शोरबे ने उसके माथे पर पसीना ला दिया, पर उसने बन नीचे नहीं रखा। कुछ लंबी सांसें भरने के बाद उसने उसे निगल लिया। लाजवाब, बहुत ही स्वादिष्ट, ये तो स्कूल के खाने से कहीं ज्यादा अच्छे हैं। उस बच्चे ने एक ही बार में एक बन खत्म कर दिया और अंगूठा दिखाकर जोर जोर से हिलाने लगा। उसने फिर से बनों की तरफ हाथ बढ़ाया, अब तक वे थोड़े ठंडे हो चुके थे। उसकी आंखें चमक उठी, उसने दोनों हाथों में एक एक बन लिया और बारी बारी से दोनों को खाने लगा। उसकी आंखें खुशी से मिचमिचा रही थीं। सुनीता चाची ने पालक वाली प्लेट उसकी तरफ खिसकाए और याद दिलाया, सिर्फ बन मत खाओ बेटा, थोड़ी पालक भी लो। सिर्फ मीट खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, संतुलित आहार के लिए सब्जियां भी जरूरी हैं। उस बच्चे ने पालक की ओर बड़ी हिकारत से देखा, जिसे सब्जियां पसंद हैं वो खाए, मैं नहीं खाऊंगा। मैं कोई फूड चेन में सबसे ऊपर इसलिए नहीं पहुंचा हूं कि यहां आकर घास फूस खाऊं। सुनीता चाची पोते की बात सुनकर हक्की बक्की रह गईं। उन्हें समझ नहीं आया कि उसे कैसे समझाएं। अपने बेटे और बहू के बारे में सोचकर उन्हें चिंता होने लगी, जो शहर से बाहर काम करते थे और अक्सर उन्हें टोकते थे कि बच्चे का खान पान संतुलित नहीं है और वह बहुत मोटा होता जा रहा है। तभी सुनीता चाची की आंखों में एक चमक आई।
क्या उस जवान दुकानदार ने कीमा बरबटी और मिर्च बैंगन वाले बनों के बारे में कुछ नहीं कहा था? उस दुकानदार का हुनर इतना कमाल का है, तो यकीनन उसके सब्जी वाले बन भी बहुत स्वादिष्ट होंगे, है ना? शायद अगली बार वह अपने पोते के लिए कुछ सब्जी वाले बन खरीद कर आजमाएं। अध्याय 46। आप दफ्तर से देर से आते हैं, पर निकलते तो जल्दी हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कोई मेरी इस हालत को समझ सकता है क्या? मैं बस अपने नन्हे मलाई बन लेने ही वाला था कि अचानक दुकानदार ने वह बड़ी पेटी बंद कर दी और मुझसे कहा कि अब एक भी बन नहीं बचा है। मैं इतनी देर से खाली पेट लाइन में खड़ा रहा और अब तुम कह रहे हो कि बन खत्म हो गए। कोई भी इंसान इसे कैसे बर्दाश्त करेगा? अंकित ने मिन्नत करते हुए कहा, भाई साहब प्लीज एक बार डिब्बा खोलिए। मुझे पता है अंदर अभी कुछ तो बचे होंगे। मोहित ने बेबसी से कहा, भाई सच में सब खत्म हो गए हैं। आप ऐसा कीजिए, कल थोड़ा जल्दी आ जाइएगा। अंकित को यकीन नहीं हुआ और वह गिड़गिड़ाता रहा, अरे भाई साहब निकालिए ना, मैं एक्स्ट्रा पैसे देने को तैयार हूँ। मोहित ने सिर हिलाया, सच में नहीं है भाई, आपसे ठीक पहले जो साहब थे उन्होंने आखिरी बचे हुए बन खरीद लिए। सत्यानाश, धत्तेरे की, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अंकित ने झटके से पीछे मुड़कर देखा, जहां वह भला आदमी अभी अभी बन लेकर गया था। पर उस आदमी का हट्टा कट्टा शरीर देखकर अंकित की हिम्मत जवाब दे गई। छोड़ो यार, उन्हें शायद बन बहुत ज्यादा पसंद होंगे। असली जड़ तो ये दुकानदार है जिसने कम बन बनाए। हाँ, गलती इसी की है। पीछे मुड़कर अंकित ने मोहित से कहा, भाई साहब आपने इतने कम बन क्यों बनाए? मुझे तो एक भी नहीं मिला। मोहित ने कंधे उचकाए, 800 मशरूम बीफ बन, 400 कीमा बरबटी बन और 280 मिर्च बैंगन वाले, कुल मिलाकर लगभग 1500 बन थे। एक दिन में मैं इससे ज्यादा नहीं बना सकता, यह मेरी आखिरी सीमा है। अंकित ने गंभीरता से कहा, भाई साहब यह नहीं चलेगा। क्या जो लोग दफ्तर से देर से छूटते हैं उन्हें बन खाने का हक नहीं है? अगर मैं चुप रह भी जाऊं तो क्या मेरे पीछे खड़े ये लोग मानेंगे? अंकित के पीछे खड़े लोग, जो बन खत्म होने की बात सुनकर जाने ही वाले थे, अचानक रुक गए। फिर उनमें से एक ने बिना झिझक कहा, बिल्कुल सही, ये तो नाइंसाफी है। मैं दफ्तर से निकलते ही सीधे यहाँ आया हूँ, 2 मेट्रो बदली और 3 बसें ली, और यहाँ आकर पता चलता है कि बन खत्म। भाई साहब हमारी जगह खुद को रख कर देखिए, क्या आप इसे बर्दाश्त कर पाते? मोहित ने सोचा कि शायद वह भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, पर अब चूंकि वह खुद दुकानदार है तो शायद सह लेता। देखिए, बाहर खाने के लिए और भी बहुत सी अच्छी चीजें हैं। रात को सिर्फ बन खाना शायद थोड़ा सादा हो जाए। क्यों ना आप उधर जाकर कुछ भारी नाश्ता कर लें? भाई साहब कल से आपको इन बनों की बिक्री पर एक सीमा लिमिट लगानी होगी, वरना हम जैसे देर से आने वालों को कभी कुछ चखने को नहीं मिलेगा। सही बात है, अभी तो सिर्फ 7 ही बजे हैं और सब बिक गया। क्या आप और ज्यादा नहीं बना सकते? अगर ज्यादा नहीं बना सकते तो कम से कम एक आदमी को ज्यादा बन मत दीजिए। बन खाना हमारा अधिकार है, जिसे दूसरे रेस्टोरेंट में खाना है वो जाए। ये बन तो पुरानी शराब की तरह हैं, जितना चखोगे उतना ही मजा आएगा। उत्तेजित ग्राहकों के बीच मोहित चाहकर भी नहीं निकल पा रहा था। भीड़ ने उसे घेर लिया था। हालांकि इस बार वह कोई लिमिट नहीं लगाना चाहता था, क्योंकि इससे बिक्री धीमी हो जाती और उसे घर जाकर अगले दिन की तैयारी के लिए समय कम मिलता। अपनी पिछली कॉर्पोरेट जिंदगी के बारे में सोचते हुए मोहित को अचानक एक धांसू आइडिया आया। उसने हाथ उठाकर शांत रहने का इशारा किया। लोग चुप हो गए, उन्हें लगा कि शायद मोहित अब बिक्री की कोई लिमिट तय करने वाला है। मोहित ने अपना गला साफ किया, मुझे पता है कि आप लोग दफ्तर से देर से लौटते हैं, पर आपका एक फायदा भी तो है, आप सुबह बहुत जल्दी घर से निकलते हैं। अगर आपको रात में बन नहीं मिल पा रहे तो आप सुबह पक्का ले सकते हैं। मैं सुबह 5:30 बजे अपना स्टॉल लगा लेता हूँ, तो अगर आप जल्दी निकलेंगे तो आपको ताज़ा बन जरूर मिल जाएंगे। हैं? अंकित और बाकी लोग ये सुनकर ठिठक गए। दुकानदार की बात में कुछ दम तो लग रहा था। भले ही हम देर से आते हैं, पर निकलते तो जल्दी ही हैं, है ना? इस तरह से सोचा जाए तो सुबह हम ही सबसे पहले ग्राहक होंगे। मोहित ने अपनी बात जारी रखी, वैसे भी रात भर की नींद के बाद आपको सुबह तेज भूख लगी होगी। तब इन बनों का स्वाद रात के मुकाबले और भी निखर कर आएगा। और तो और, सुबह वाले बन और भी अच्छी हालत में होते हैं, तो वे आपको और भी स्वादिष्ट लगेंगे। आखिरकार, रात वाले बन तो सिस्टम द्वारा ऑटोमेटिक तरीके से बने थे, जबकि दोपहर वाले उसने खुद अपने हाथों से तैयार किए थे। उसे पक्का यकीन था कि सिस्टम वाले बन उसके अपने बनाए बनों से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट होंगे। मोहित का तो यही मानना था। अंकित ने इस पर गहराई से विचार किया। उसे लगा कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है, पर वह ठीक ठीक पकड़ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या गलत है। इससे पहले कि उसे कुछ समझ आता, मोहित ने फुर्ती से अपना सारा सामान समेटा और अपनी वैन लेकर वहां से रफू चक्कर हो गया। अरे बाप रे, ये तो खरगोश से भी तेज भागा। चलो अभी तो चलते हैं। भाइयों, कल सुबह इसे पकड़ने के लिए जल्दी आना पड़ेगा। इसने तो मेरी जान हलक में डाल दी है। बिना इन बनों के पता नहीं आज रात मैं क्या खाऊंगा। सच कह रहे हो भाई?
पहले मुझे रात को घर जाकर नूडल्स खाना बहुत पसंद था, पर इन बनों को चखने के बाद तो नूडल्स भी फीके लगने लगे हैं। अंकित ये कहते हुए थोड़ा सिहर गया। क्या, नूडल्स भी फीके लगने लगे? क्या मैंने वाकई ऐसा कहा? हे भगवान, कहीं इस दुकानदार ने बनों में कोई नशीली चीज तो नहीं मिला दी? आपको पता है न, वैसी चीजें जिनके बारे में पुलिस हमेशा चेतावनी देती रहती है। अंकित की आंखों में एक चमक आई। नहीं भाई, कल मैं बन खरीदने के बाद सीधे पुलिस स्टेशन जाकर इसकी रिपोर्ट करूंगा। अगर इस दुकानदार ने वाकई कोई गड़बड़ी की है, तो पूरी बस्ती मुसीबत में पड़ सकती है। मोहित रात 8 बजे तक घर पहुंच गया था और सब्जी मंडी अभी भी खुली थी। ये देखते हुए कि बची हुई सब्जियां शायद कल के लिए काफी नहीं होंगी, वह मंडी की ओर निकल पड़ा। जब वह सामान उतार रहा था, तो उसने देखा कि मकान मालिक धीरे धीरे उसकी ओर आ रहे हैं। मोहित को व्यस्त देखकर मकान मालिक विजय जी मुस्कुराए। मुझे वाकई उम्मीद नहीं थी कि तुम अपने काम में इतने मेहनती निकलोगे। पुराना मोहित थोड़ा अपनी ही दुनिया में रहने वाला इंसान था, जिसे दूसरों की राय की ज्यादा परवाह नहीं थी। मोहित सीधा खड़ा हुआ और माथे का पसीना पोंछते हुए बोला, हालात इंसान से सब करा लेते हैं, है ना? क्या आप किराया लेने आए हैं? रुकिए, मैं अंदर से लेकर आता हूँ। विजय जी ने जल्दी से कहा, अरे कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं। तुम्हारे चाचा को अभी पैसों की जरूरत है और मुझे उन थोड़े से पैसों की कोई कमी नहीं है। तुम अभी उन्हें इस्तेमाल करो और जब हाथ में ज्यादा पैसे हों तब दे देना। मैंने बस तुम्हें देर से घर आते देखा और अंदाजा लगाया कि तुमने खाना नहीं खाया होगा, इसलिए हमारे रात के खाने में से थोड़ा तुम्हारे लिए भी ले आया। ये कहते हुए उन्होंने टिफिन डिब्बा आगे बढ़ाया। कोई खास चीज नहीं है, मेरी पत्नी आजकल डाइटिंग की रट लगाए रहती है, तो रात को तेल की एक बूंद भी नहीं डालने देती। बस कुछ सूखी सब्जियां हैं, तुम आराम से खा लेना। मोहित ने हाथ हिलाते हुए मना किया। अरे नहीं नहीं, शुक्रिया विजय भैया, मैंने खा लिया है। विजय भैया ने जबरदस्ती डिब्बा मोहित के हाथों में थमा दिया। मुझसे इतनी औपचारिकता क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो बस मेरे लिए इस चर्बी से थोड़ी खुरचन बना देना। तेल तुम रख लेना, मुझे बस वो कुरकुरी खुरचन चाहिए। मेरी पत्नी अब हर तेल वाली चीज घर से बाहर फेंक देती है। फिर किसी जादूगर की तरह उन्होंने अपने पीछे से एक बड़ा थैला निकाला। तुम्हें पता है, पिछली बार तुमने जो खुरचन बनाई थी, वह वाकई लाजवाब थी। मेरे माता पिता भी 2-4 दिन में आने वाले हैं। अगर तुम्हारे पास समय हो तो उनके लिए भी थोड़ी बना देना, मेरा एक काम हो जाएगा। अध्याय 47। हवा की महक और स्वाद की पहचान। मोहित जानता था कि बात यहां तक पहुंचने के बाद अब वह मना नहीं कर सकता। उसने हाथ बढ़ाकर थैला थाम लिया और मुस्कुराते हुए बोला, शुक्रिया विजय भैया, मैं बस ये सारा सामान अंदर रख दूं, फिर खुरचन बनाना शुरू करता हूं। बनते ही आपके पास ले आऊंगा। विजय भैया ने मुस्कुराते हुए मोहित का कंधा थपथपाया। ये हुई ना बात। अपने भाई से शर्माने की जरूरत नहीं है। बुरा वक्त हर किसी की जिंदगी में आता है, कट जाएगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इतना कहकर वह अपने घर की ओर चल दिए। अरे, एक बात तो भूल ही गया। विजय भैया अचानक पीछे मुड़े और शरारत भरी मुस्कान के साथ बोले, मेरी एक दूर की चचेरी बहन है, इसी साल 23 की हुई है, दिखने में भी काफी अच्छी है। तुम भी उसी उम्र के हो, कहो तो जान पहचान करवा दूं। फिर उन्होंने अपनी भौहें मटकाते हुए इशारा किया। उसके परिवार के पास 5 रिंग रोड के पास 16 फ्लैट हैं। 16 फ्लैट? मोहित थोड़ा भौचक्का रह गया। 5 रिंग रोड पर 16 फ्लैट? अगर हर फ्लैट 60 गज का भी हो तो उनकी कीमत करोड़ों में होगी। अमीर लोग वाकई रसूखदार होते हैं। विजय भैया हंसे। हाँ, 16, कम से कम 100 करोड़ से ऊपर की संपत्ति होगी। क्या ख्याल है, अगर बात बन गई तो पूरी जिंदगी ऐश करोगे? मोहित ने जल्दी से सिर हिलाया। रहने दीजिए विजय भैया, अभी मैंने इन सब चीजों के बारे में सोचा भी नहीं है। मजाक चल रहा है क्या? अकेले रहना ही सबसे अच्छा है, जब चाहो खाओ, जब चाहो सो। फालतू में अपनी जिंदगी की बागडोर किसी और को क्यों देनी और सबकी शांति क्यों भंग करनी? मोहित का कड़ा रुख देखकर विजय भैया ने ज्यादा जोर नहीं दिया और हाथ हिलाकर अपने घर चले गए। मोहित अपना सामान अंदर रखने लगा, लेकिन उसने सिस्टम की एक जादुई खूबी गौर की थी। सिस्टम द्वारा बनाई गई कोई भी चीज लोगों को बिल्कुल स्वाभाविक लगती है। उसके चाचा पहले एक पुरानी साइकिल वाली रेडी चलाते थे। सिस्टम अपग्रेड के बाद उसका रूप भले ही नहीं बदला, पर किसी को वह अजीब नहीं लगा। और कमाल की बात तो यह है कि जब वह साइकिल वाली रेडी 7 स्टार हॉन गुआंग वैन में बदल गई, तो गांव के लोग और मकान मालिक विजय भैया, किसी को भी यह बदलाव खटका नहीं। ये वाकई सिस्टम की उस बात को सच साबित करता है कि जो है वह तर्कसंगत है, जिससे मोहित की बहुत सी परेशानियां हल हो गई थीं। सामान रखने के बाद उसने चर्बी पिघलाना शुरू किया। मोहित उन लोगों में से है जो किसी काम के लिए जल्दी हाँ नहीं कहते, पर अगर एक बार वादा कर दें तो उसे पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। वह कई बार खुरचन बना चुका था, इसलिए अब वह इसमें माहिर हो गया था। काटना, टुकड़े करना और धीमी आंच पर पकाना। बस आधे घंटे में काम हो गया। वह डिलीवरी देने ही वाला था कि दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो देखा मोनू सामने खड़ा था, जिसके मुंह से लार टपक रही थी और वह बड़ी उम्मीद से देख रहा था।
मोहित भैया क्या बन गई? मोहित हंसा और मोनू के गोल सिर को सहलाते हुए बोला, हाँ हाँ, तेरी नाक तो कुत्ते से भी तेज है। अभी खत्म ही किया है और तू हाजिर हो गया। मोनू ने खुशी खुशी डिब्बा लिया, थैंक यू मोहित भैया कहा और अपने घर की ओर दौड़ लगा दी। मोहित तब तक खड़ा रहा जब तक मोनू घर के अंदर नहीं चला गया। ये दुनिया वैसी नहीं है जहां हर कोने पर कैमरे हों। बच्चों के गायब होने की खबरें यहां भी आती रहती थीं। आज उसकी योजना मशरूम बीफ बन, तोरई अंडा बन और कीमा सेवई पनीर बन बनाने की थी। अपनी उंगलियों को चटकाते हुए और बाहें फैलाते हुए मोहित ने एक लंबी अंगड़ाई ली और काम शुरू करने के लिए तैयार हो गया। और तभी डिंग, ऑटो मोड सक्रिय हो गया है। डिंग, ऑटो सेशन समाप्त। 800 मशरूम बीफ बन तैयार। 800 अनुभव अंक मिले, वर्तमान स्तर LV 15। 400 तोरई अंडा बन तैयार। 400 अनुभव अंक मिले। 400 कीमा सेवई पनीर बन तैयार। 400 अनुभव अंक मिले, वर्तमान स्तर LV 16। होस्ट लेवल 15 पर पहुंच गया है, कौशल प्रदान किया गया, हवा की महक और स्वाद की पहचान, लिसनिंग टू द विंड एंड डिस्क्रिमिनेटिंग द फ्लेवर। स्वाद की पहचान, होस्ट अब विभिन्न मसालों की सुगंध के प्रति बेहद संवेदनशील हो गया है। वह केवल सूंघकर ही उनके मिश्रण और अनुपात का पता लगा सकता है। साथ ही भोजन की खुशबू में होने वाले सूक्ष्म बदलावों को भी पहचान सकता है। इस कौशल को देखकर मोहित के मुंह से अनायास ही निकला, गजब। ये कौशल वाकई असाधारण था। एक अच्छी नाक पाक कला को कितना निखार सकती है, ये तो अलग बात है, पर इस नाक के साथ वह किसी भी गुप्त रेसिपी का पता लगा सकता था। अब दुनिया में शायद ही कोई सीक्रेट रेसिपी उसके लिए राज रह जाती। समय देखा तो 4:30 बज रहे थे, नाक की शक्ति आजमाने का वक्त नहीं था। उसने दरवाजा खोला और वैन में सामान लादने लगा। अचानक वह ठिठक गया। आंगन में बर्फ की एक मोटी चादर बिछी थी। उसे याद आया कि दिल्ली में सालों से ऐसी भारी बर्फबारी, ओले या कड़ाके की सर्दी वाला कोहरा नहीं हुई थी। बर्फ इतनी थी कि उसके जूते ढक रहे थे। मोहित को यह मौसम बहुत पसंद था। खास तौर पर ऐसी सर्दी में रजाई के अंदर दुबक कर सोना, जहां बिस्तर की गर्माहट और बाहर की ठंडी बर्फ का टकराव नींद की गुणवत्ता को कम से कम 30% बढ़ा देता है। हालांकि सोने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि काम पर जाने वाले लोग उसके बनों का इंतजार कर रहे थे। पर उसे थोड़ी चिंता भी थी। रात को ऑटो मोड में उसने 1600 बन बनाए थे। क्या वह इन सबको बेच पाएगा? दिल्ली का बुनियादी ढांचा कमाल का है। जहां बस्ती अभी भी बर्फ से ढकी थी, वहीं मुख्य सड़कें काफी हद तक साफ कर दी गई थीं और काला डामर दिखने लगा था। रफ्तार थोड़ी धीमी थी, फिर भी मोहित सुबह 5:15 बजे तक 18 घुमाव पहुंच गया। उसे लगा था कि बर्फ की वजह से आज स्टॉल कम होंगे, पर पहुंचने पर देखा कि एक भी दुकानदार गायब नहीं था, सब अपने समय पर मुस्तैद थे। अभी धंधा ज्यादा शुरू नहीं हुआ था, इसलिए कुछ पुराने दुकानदार आपस में गप्पे लड़ा रहे थे। मोहित को आता देख लगभग हर किसी के चेहरे पर जलन और तारीफ के मिले जुले भाव आ गए। ये लड़का इतनी कम उम्र में इतना बेहतरीन माल बना रहा है। बिल्कुल, अभी आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और इसके इतने बंधे हुए ग्राहक बन गए हैं। और यह रोज जल्दी निकल जाता है, जब तक हमारी बोहनी भी ठीक से नहीं होती। यह अपना सारा सामान बेचकर बोरिया बिस्तर समेट चुका होता है। मुझे लगता है इसकी रोज की कमाई कम से कम 3000 तो होगी ही। 3000? पास खड़े एक दुकानदार ने कहा, 3000 तो कम बोल रहे हो भाई। ये सिर्फ सुबह नहीं, शाम को भी आता है। इसकी रोज की कमाई कम से कम 5000 तो मानकर चलो, हो सकता है ज्यादा ही हो, क्योंकि इसका माल कभी बचता ही नहीं। धंधा बहुत जोरदार है इसका। एक महिला दुकानदार ने ईर्ष्या से कहा, पता नहीं इसके बन कैसे बनते हैं जो इतने मशहूर हो गए हैं। कैसे बनते हैं? मोहित ने भी इस बारे में सोचा था। सिस्टम की रेसिपी में कुछ बहुत अनोखा नहीं था, वही अनुपात जो कई पाक कला की किताबों में मिल जाते हैं। अगर कुछ खास था, तो वह था गलती की गुंजाइश न होना। मसालों का अनुपात सटीक होता था, हर कदम सही तरीके से उठाया जाता था और हर चीज पूरी पूर्णता के साथ की जाती थी। जब वह दिन में खुद बन बनाता, तो उसे एक अजीब सी खुशी महसूस होती थी। वह एक ध्यान जैसी अवस्था में चला जाता था। वह अवस्था ऐसी थी जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता, पर तब उससे कोई गलती नहीं होती थी और वह और भी ज्यादा ध्यान से काम करता था। हालांकि वह सिस्टम के बनाए बन और अपने बनाए बन एक ही सामान से दोनों खाता था, पर उसे हमेशा महसूस होता था कि स्वाद में एक बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। अध्याय 48। मेरा नाम अंकित है और मैं रिपोर्ट लिखवाना चाहता हूँ। मेरा नाम अंकित है। मैं इस देश का एक जागरूक नागरिक हूँ और आज मैं कुछ बड़ा करने का इरादा रखता हूँ। हमारी बस्ती के गेट पर एक नया लड़का बन बेच रहा है। उसके बन इतने स्वादिष्ट हैं कि एक बार खाने के बाद आपका मन बार बार उन्हें खाने का करता है। मुझे शक है कि दाल में कुछ काला है। पुलिस वाले अंकल हमेशा हमें सिखाते हैं कि जुआ, नशा और कुछ और चीजों से दूर रहना चाहिए। तीसरी चीज मैं भूल गया, पर वह जरूरी नहीं है। पुलिस अंकल ने कहा था कि नशे की सबसे बड़ी पहचान लत लगना है। अब दिन रात उन बनों को खाने का मन करना, क्या ये लत नहीं है? इन बनों में पक्का कोई गड़बड़ है। सुबह के ठीक 5:30 बजे अंकित की आंखें अचानक खुल गईं।
कल सोने से पहले उसने खुद को सम्मोहित किया था कि उसे 5:30 बजे जागना है, और ये तरकीब काम कर गई। अंकित उठा, कपड़े पहने और किसी ऐसे शूरवीर की तरह घर से बाहर निकला जो कभी वापस न लौटने की कसम खाकर युद्ध पर जा रहा हो। दूसरे बिस्तर पर सो रहा उसका दोस्त विवेक ये देखकर हैरान रह गया। अभी तो सिर्फ 5:30 बज रहे हैं, यह इतनी सुबह कहाँ जा रहा है? विवेक उलझन में था ही कि तभी बंद हुआ दरवाजा फिर से खुला और अंकित, किसी ठिठुरते हुए चूजे की तरह कांपते हुए वापस अंदर आया। विवेक ने गौर से देखा तो समझ आया कि अंकित इतनी ठंड में बिना जैकेट पहने सिर्फ टी शर्ट में बाहर चला गया था। अरे भाई, क्या कर रहा है तू? तू दखल मत दे, चुपचाप सो जा। हल्का सा कांपते हुए अंकित फिर से बाहर निकल गया। जब वह बस्ती के गेट पर पहुंचा, तो उसने देखा कि मोहित पहले से ही वहां मौजूद था। उसे देखते ही अंकित की आंखों में चमक आ गई। मुझे बिल्कुल सामान्य व्यवहार करना होगा, उसे जरा भी शक नहीं होना चाहिए। ये सोचते हुए अंकित धीरे से मोहित के स्टॉल की ओर बढ़ा। भाई साहब, आज बनों में क्या स्टफिंग है? मोहित ने बताया, मशरूम बीफ वाले वही 10 रुपये के 3 हैं। तोरई अंडा मशरूम और कीमा पनीर सेवई वाले 10 रुपये के 5 हैं। ठीक है, तीनों तरह के 10 - 10 रुपये के दे दो। मोहित ने अंकित को थोड़ा अजीब नजरों से देखा। उसे ये लड़का हल्का सा याद था, पहले भी थोड़ा सनकी और घबराया हुआ सा लगता था, आज इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है? पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वे कोई दोस्त तो थे नहीं कि वह पूछताछ करे। उसने जल्दी से बन पैक किए और अंकित को थमा दिए। अंकित ने पैसे दिए, एक बन निकाला और उसे मुंह के पास ले जाकर खाने का नाटक किया। फिर गल्ले में 30 रुपये डाले और पलटकर चल दिया। मुझे यकीन है कि मैं अभी बहुत कूल लग रहा था, एकदम नॉर्मल। अंकित अपनी इस बहादुरी और संयम पर मन ही मन खुद की तारीफ करने लगा। उसने हाथ में पकड़े बनों को देखा और धीरे से हंसा। ये तो जांच के लिए बचाकर रखने हैं। यही सोचते हुए वह बस स्टॉप की ओर बढ़ा और सीधे पुलिस स्टेशन के लिए बस पकड़ ली। मोहित ने अंकित पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उसके पास वक्त भी नहीं था। भले ही वह जल्दी आ गया था, पर सुबह सुबह दफ्तर निकलने वाले लोग पहले ही उसके स्टॉल को घेर चुके थे। लाइन में सबसे आगे खड़े एक आदमी ने मोहित से कहा, भाई साहब, आपने कल रात जो बात कही थी वह एकदम सही निकली। भले ही मैं देर से लौटता हूं, पर निकलता तो जल्दी हूं। देखो, आज मुझे आपके बन मिल ही गए। अब इसके बारे में और बात मत करो भाई, जितना सोचता हूं उतना ही दुख होता है। सही कहा, पूरी जिंदगी बस जल्दी उठने और देर से सोने में ही निकल गई। पहले स्कूल में अच्छे नंबरों के लिए और अब नौकरी में चंद रुपयों के लिए वही सुबह शाम की भागदौड़। अरे, आप भी क्या उत्तर प्रदेश या बिहार से हैं? मैं तो हरियाणा से हूँ भाई, आप कहाँ से? मैं राजस्थान से हूँ, पढ़ाई के लिए यहाँ आया था और अब यहीं बस गया। आप लोग पटरी से उतर रहे हैं, अभी हम भाई साहब के बनों की बात कर रहे हैं। ओह हाँ, हाँ, मुझे 10 के बीफ वाले और 10 के तोरई अंडा वाले दे दो। मुझे 10 के तोरई अंडा वाले और 10 के कीमा पनीर सेवई वाले। आज तो मैं दावत करूंगा, मुझे 9 मशरूम बीफ वाले दे दो। आज मीट खाना ही है। भाई, मैं डाइटिंग पर हूँ, मुझे सिर्फ शाकाहारी वाले दो। भाई साहब, मुझे 20 रुपये के कीमा पनीर सेवई वाले बन दे दीजिए। मोहित ने सिर उठाकर उस 100 किलो से ऊपर के आदमी को देखा और दया भाव से टोकते हुए बोला, भाई, सच कहूं तो अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो तोरई अंडा वाले या मशरूम बीफ वाले खाना बेहतर है। अगर कैलोरी की बात करें, तो इन तीनों में से कीमा पनीर सेवई वाले बनों में सबसे ज्यादा फैट है। वह आदमी हक्का बक्का रह गया, क्या सच में? मोहित ने सिर हिलाया, बीफ में फैट कम होता है और मेरे बनों में सुअर की चर्बी नहीं होती। ऊपर से सेवई को मैंने एक बार डीप फ्राई किया है, वे कैलोरी बम हैं। उसकी रेसिपी में कैलोरी और सावधानियों की पूरी जानकारी थी, इसलिए वह इतनी सटीकता से कह पाया। उस आदमी ने सलाह मानी और तुरंत अपना ऑर्डर बदलकर 6 मशरूम बीफ वाले बन ले लिए। प्रिया अक्सर सुबह 8 बजे दफ्तर के लिए निकलती है, पर इन बनों के चक्कर में उसने खुद को 6 बजे ही रजाई से बाहर खींच लिया था। इस कड़ाके की ठंड में हाथ में गर्म बन लेकर खाना एक अलग ही सुख देता है। उसने 3 बीफ वाले और बाकी दोनों तरह के बनों का मिक्स लिया। उसने बिना देखे एक बन उठाया और मुंह में डाला। जैसे ही उसने दांत गड़ाए, मांस की गहरी खुशबू आई। प्रिया को लगा वह बीफ वाला बन खा रही है, पर चखने पर बीफ का स्वाद नहीं आया। अगले ही निवाले में उसे रेशमी पनीर के टुकड़े और नरम सेवई मिली। पनीर और सेवई ने मांस के सारे रस को अपने अंदर सोख लिया था, जिससे उनका स्वाद मांस से भी बेहतर लग रहा था। उसे याद आया कि उसकी माँ भी बनों में सेवई डालती थी, पर वे या तो बहुत सूखे होते थे या बहुत तेल वाले। पर यहाँ स्वाद एकदम संतुलित था, न ज्यादा तेल, न सूखापन। उसने दूसरा बन उठाया और चलते चलते खाने लगी। इस बार तोरई अंडा वाला बन था। भाप में पकने के बाद तोरई बैंगन से भी ज्यादा नरम लग रही थी और पूरे बन से ताज़ा सब्जियों की महक आ रही थी। मशरूम वुडयर के होने से उसका कुरकुरापन स्वाद को और मज़ेदार बना रहा था। चलते चलते प्रिया ने दफ्तर पहुंचने से पहले ही सारे बन खत्म कर दिए। वह वापस अपनी रजाई में घुस गई, जहां गर्म पानी की थैली ने अभी भी गर्माहट बचा रखी थी। पेट भरा हुआ था और मन शांत, प्रिया फिर से सपनों की दुनिया में खो गई।
भाड़ में जाए दफ्तर, आज मैं छुट्टी ले रही हूँ। अंकित ने सब कुछ सोच लिया था, पर एक छोटी सी गलती कर दी। वह गलती ये थी कि आमतौर पर पुलिस स्टेशन सुबह 8:30 बजे खुलते हैं। केस दर्ज करने के लिए पुलिस 24 घंटे काम करती है, पर उसकी तरह खुद चलकर जांच के लिए आने वालों को 8:30 तक इंतजार करना पड़ता है। घड़ी में 7:30 बजते देख अंकित की आंखों में आंसू आ गए। वजह सिर्फ एक थी, कड़ाके की ठंड। पुलिस स्टेशन के गेट पर बैठा अंकित अपने पैरों को समेटकर ठिठुर रहा था। ठंडी हवा के झोंके बर्फ की फुहारों को उसके कॉलर के अंदर भेज रहे थे, जिससे उसकी जान निकल रही थी। जब अंकित को लगा कि अब उसका अंत करीब है, तभी उसके कानों में एक फरिश्ते जैसी आवाज पड़ी। भाई साहब, आप यहाँ क्यों दुबक कर बैठे हैं? अंकित रोने रोने को हो गया और सुबकते हुए बोला, मैं यहाँ रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ। अध्याय 49। नाम अंकित। उम्र 24 साल। किस बारे में रिपोर्ट लिखवानी है? मुझे शक है कि किसी ने बनों स्टीम्ड बंस में कुछ नशीली चीज मिलाई है। एक दफ्तर में दो पुलिसकर्मी कुर्सियों पर बैठे सवाल पूछ रहे थे और नोट लिख रहे थे, जबकि उनके सामने अंकित पूरी ईमानदारी से बैठा था। अंकित की बात सुनने के बाद दोनों पुलिसकर्मियों ने एक दूसरे की ओर देखा। उम्रदराज पुलिसकर्मी ओझा जी ने तुरंत पूछा, क्या तुमने अपनी आंखों से कुछ मिलाते हुए देखा? अंकित ने सिर हिलाया। तो फिर तुम्हें कैसे यकीन है कि अंदर कुछ मिलाया गया है? अंकित ने सच्चाई से कहा, मैंने पहले पुलिस द्वारा जारी किया गया एक वीडियो देखा था, जिसमें कहा गया था कि नशीली चीजों की सबसे बड़ी पहचान यह है कि उनकी लत लग जाती है। उन बनों को एक बार खाने के बाद उनका स्वाद मेरे दिल में बस गया है। अगर एक बार न खाऊं तो लगता है जैसे जिंदगी में कुछ कमी है। ओझा जी ने सिर हिलाया और कहा, जिस तरह से तुम बता रहे हो, वह सुनने में वाकई वैसा ही लगता है। ठीक है सुनील, इसे जांच विभाग टेस्टिंग डिपार्टमेंट ले जाओ और एक बार देख लो। जवान पुलिसकर्मी सुनील ने अपनी डायरी बंद की और जवाब दिया, ठीक है गुरुजी। सुनील के पीछे जाते समय अंकित आसपास नजरें दौड़ा रहा था। सुनील ने रास्ता दिखाते हुए उससे सहज भाव से बात की, क्या तुम पिछले कुछ दिनों से ये बन खा रहे हो? अंकित ने जवाब दिया, हाँ साहब, पहली बार परसों खाए थे और कल और आज भी खाए। सुनील हंसा, मुझे साहब मत कहो, हम दोनों एक ही उम्र के हैं। मेरा मतलब है, जब तुम्हें शक था कि बनों में कुछ मिलाया गया है, तो तुमने आज फिर क्यों खाए? अंकित ने शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाया, मैं नहीं चाहता था, पर उन बनों का स्वाद, उनकी बनावट और रूप मेरे लिए बहुत लुभावना है। मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। सुनील ने हल्का सा माथा से कोड़ा। वह सोचने लगा कि क्या वाकई बनों में कुछ मिलाया गया है, वरना एक साधारण बन इतना स्वादिष्ट कैसे हो सकता है? जांच विभाग पुलिस स्टेशन की दूसरी इमारत में था, जहां पहुंचने में 5 मिनट लगे। जांच विभाग को बचे हुए 3 बन देने के अलावा कर्मचारियों के अनुरोध पर अंकित ने अपने खून, बाल और पेशाब के नमूने भी दिए। सुनील ने समझाया, चूंकि तुम्हें खाए हुए 2 दिन हो गए हैं, अगर कुछ मिलाया गया होता तो हम तुम्हारे बालों और पेशाब के नमूनों में उसके अंश ढूंढ सकते हैं। समझाने के बाद सुनील ने मुस्कुराते हुए अंकित का कंधा थपथपाया, चाहे तुम्हारी रिपोर्ट सही निकले या नहीं, तुम्हारा नजरिया काबिले तारीफ है। अगर हर कोई तुम्हारी तरह सतर्क रहे, तो मेरा मानना है कि हमारा देश और भी बेहतर होता जाएगा। अंकित इस तारीफ से थोड़ा झेप गया, ये सब आप जैसे अधिकारियों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा का नतीजा है। जांच की रफ्तार बहुत तेज थी, आमतौर पर आधे घंटे में काम हो जाता है, खासकर नशीली चीजों की जांच जैसे महत्वपूर्ण कामों को प्राथमिकता दी जाती है। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद जांच कर्मचारी एक रिपोर्ट लेकर बाहर आए और सुनील को थमा दी। जांच के परिणामों के अनुसार अंकित के नमूने और बन दोनों पूरी तरह सामान्य हैं। बन का परीक्षण एकदम साफ निकला है, उसमें न केवल कोई नशीली चीज नहीं है, बल्कि वह असाधारण रूप से शुद्ध है। हमें उसमें केवल साधारण मसाले मिले हैं, यहाँ तक कि वेंडर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले आम फ्लेवर एनहेंसर भी नहीं मिले। इतना कहने के बाद जांच कर्मचारी ने मजाक में जोड़ा, सच कहूं तो ये बन कुछ खास है। मैंने अपने लंबे करियर में बहुत कुछ देखा है, पर जांच के दौरान मेरा खुद का मन हो रहा था कि एक बार इसे चख लूं। अगर गश्त के दौरान आपको ये स्टॉल मिले, तो कृपया मेरे लिए भी कुछ ले आइएगा। सुनील ने मुस्कुराते हुए कर्मचारी को धन्यवाद दिया और अंकित को वापस रिकॉर्ड रूम ले गया। सुनील ने रिपोर्ट दी, गुरुजी, जांच विभाग ने सूचना देने वाले के नमूनों और बनों की जांच की है, और सब कुछ सामान्य है। ओझा जी ने सिर हिलाया, ये तो अच्छी बात है, लगता है महज एक गलतफहमी थी। इतना कहकर उन्होंने उत्साह बढ़ाने के लिए अंकित का कंधा थपथपाया, भले ही यह गलतफहमी थी, पर तुम्हारी भावना सराहनीय है। अगर भविष्य में ऐसी कोई घटना दिखे, तो हमें उम्मीद है कि तुम बहादुरी से पुलिस स्टेशन आकर रिपोर्ट करोगे। अंकित को विदा करने के बाद सुनील ने चुपके से उससे पूछा, हे भाई, ये बन आमतौर पर कब बेचे जाते हैं? अंकित एक पल के लिए उलझन में पड़ा, फिर बोला, आमतौर पर सुबह 5 बजे। जब मैं 6 बजे बाहर निकलता हूँ, तो वे मिल जाते हैं। ज्यादा देर मत करना, वे बहुत जल्दी बिक जाते हैं और सुबह 8 बजे तक सब खत्म हो जाता है। शाम को वे 4 बजे के करीब आते हैं और 7 बजे तक बिक जाते हैं। क्या आप भी इन्हें चखने की सोच रहे हैं, सुनील भाई? सुनील जोर से हंसा, हाँ,
हाँ बिल्कुल, मैं भी चखना चाहता हूँ। मुझे बड़ी उत्सुकता है कि आखिर वे इतने अच्छे कैसे हैं कि तुम्हें उनकी लत लग गई। ये सुनकर अंकित तुरंत उत्साहित हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ, वे बन वाकई लाजवाब हैं। उनकी रुई जैसी बनावट और जायका शब्दों में बयान करना मुश्किल है। अगर आप आजमाना चाहते हैं, तो मैं शाम को जाने की सलाह दूंगा। सुबह और शाम दोनों के बन अच्छे होते हैं, पर शाम वाले और भी ज्यादा ताज़ा और ज़बरदस्त लगते हैं। सुनील ने यह बात गांठ बांध ली और अंकित को विदा कर दिया। सुनील के विस्तार से पूछने का असली कारण यह नहीं था कि वह खुद चखना चाहता था, बल्कि इसलिए क्योंकि जांच विभाग की उस महिला कर्मचारी ने उन्हें चखने की इच्छा जताई थी। वह बस किसी का दिल जीतना चाहता था। पुलिस अकादमी से पास होने के बाद से ही सिंगल रहे सुनील को जब भी जांच विभाग की वह महिला दिखती, उसे अपना दिल धड़कता हुआ महसूस होता था। वह बात तो करना चाहता था पर डरता था, और अगर नहीं करता तो मन मसोस कर रह जाता था। ये बन उसके लिए एक सुनहरा मौका था, है ना? वह उत्साह में दफ्तर लौटा और फाइलों में डूबे ओझा जी से बोला, गुरुजी, मैं आज दोपहर में गश्त के लिए 18 घुमाव की तरफ जाना चाहता हूँ, वहाँ के हालात देखने के लिए। ओझा जी ने सिर हिलाया, जाओ, अगर वो बन मिले तो मेरे लिए भी ले आना। मैं बता रहा हूँ, वो खुशबू एक बार नाक के नीचे से गुजर गई तो पीछा नहीं छोड़ती। मोहित को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि पुलिस ने उसके बनों की जांच की है। पर अगर उसे पता चलता भी, तो उसे कोई मानसिक दबाव महसूस नहीं होता। वह अच्छी तरह जानता था कि उसने कुछ गलत नहीं मिलाया है, इसलिए उसे किसी भी जांच का डर नहीं था। एक बार जब सुबह का काम खत्म हुआ, तो मोहित फिर से सब्जी मंडी की ओर निकल पड़ा। मछली की दुकान के मालिक ने मोहित का गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ छोटे भाई, बड़े दिनों बाद आए हो। आज ये झींगे श्रिम्प बहुत बढ़िया आए हैं। 1 किलो में करीब 15 पीस चढ़ेंगे। 2 किलो 50 के, 3 किलो 70 के, क्या कुछ लेना चाहोगे? मोहित ने सिर हिलाया और दुकान के अंदर चला गया। टैंक में ऑक्सीजन पंप की वजह से बुलबुले उठ रहे थे और झींगे इधर उधर उछल रहे थे। मालिक ने बताया, सब ताज़ा माल है, अभी अभी ऑक्सीजन बंद की है, एकदम फ्रेश होने की गारंटी है। सिस्टम की मदद से मोहित ने मालिक की बातों को छांटना शुरू किया। सिस्टम के अनुभव के आधार पर वे वाकई अभी अभी ऑक्सीजन से अलग किए गए थे, और अपने नए कौशल, स्वाद की पहचान की वजह से उसे उनमें खराब होने वाली कोई गंध नहीं आ रही थी। ठीक है, मेरे लिए 10 किलो पैक कर दीजिए। अध्याय 50, रसीले झींगा डम्पलिंग्स की तैयारी। जाहिर है, झींगों से बने व्यंजनों की दुनिया में क्रिस्टल श्रिम्प डम्पलिंग्स यानी रसीले झींगा डम्पलिंग्स बहुत मशहूर हैं। इनकी दो सबसे बड़ी खासियतें हैं, इनकी पारदर्शी बाहरी परत और अंदर भरा हुआ जबरदस्त स्वाद। इन दिनों बन बेचते समय मोहित ने महसूस किया कि बस्ती में बहुत से लोग दक्षिण भारत से ताल्लुक रखते हैं। दक्षिण भारतीय लोग समुद्री भोजन, सी फूड काफी पसंद करते हैं, इसलिए यह उनके स्वाद का ख्याल रखने और खुद के लिए एक नया जायका आजमाने का अच्छा मौका था। झींगे खरीदने के बाद वह सब्जी के स्टॉल पर गया और कुछ ताज़ा सिंघाड़े और हरे बांस के कोपल खरीदे, जो इन डम्पलिंग्स की स्टफिंग के लिए जरूरी सामग्री थे। आज उसने 3 तरह की स्टफिंग बनाने की योजना नहीं बनाई थी। आज की दूसरी स्टफिंग खट्टा साग और मांस की होने वाली थी। सारा सामान खरीदने के बाद वह घर पहुंचा और तैयारी में जुट गया। मोहित ने एक बड़ा हरा झींगा उठाया और हमेशा की तरह कैंची से उसका सिर काटा, फिर धीरे से खींचकर उसकी गंदगी और नसें साफ की। गंदगी को उसने कूड़ेदान में डाल दिया, जबकि झींगों के सिरों को एक तरफ बर्तन में रख दिया ताकि बाद में इस्तेमाल किए जा सकें। चूंकि उसने पैसे खर्च किए थे, इसलिए वह कुछ भी बर्बाद नहीं करना चाहता था। इनसे वह बेचने के लिए झींगा खिचड़ी भी बना सकता था। 10 किलो बड़े झींगों के सिर, छिलके और नसें निकालना एक उबाऊ काम है, पर मोहित को इसकी आदत थी और उसने बिना किसी झुंझलाहट के इसे पूरा किया। सफाई के बाद मोहित ने खानदानी चीनी मिट्टी का एक बड़ा कटोरा निकाला। उसने झींगे के मांस को निचोड़कर नमी निकाली और एक जोरदार आवाज, हे यो के साथ मांस को कटोरे में पटका। फिर उसने उस मांस को इकट्ठा किया और फिर से गूंथना और पटकना जारी रखा। हे यो, हे यो, हे यो, वह अपनी कड़ी मेहनत में भी मजा ढूंढ रहा था। बार बार पटकने से झींगे का मांस धीरे धीरे एक लसदार पेस्ट में बदल गया। इस मोड़ पर मोहित ने इसमें बारीक कटा हुआ फैटी मांस, बांस के कोपल और कटे हुए सिंघाड़े मिला दिए। मसालों के नाम पर मोहित ने सिर्फ 3 चीजें डाली, स्वाद के लिए थोड़ा नमक, जायका निखारने के लिए जरा सी चीनी और समुद्री गंध दूर करने के लिए चुटकी भर काली मिर्च। उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ अब तराजू बन गए हैं, क्योंकि जब उसने जार से नमक उठाकर स्टफिंग में छिड़का तो वह बिल्कुल सही मात्रा में था। नमक हर भोजन के स्वाद की बुनियाद है। अगर कोई रसोइया नमक के सही इस्तेमाल में माहिर हो जाए, तो वह खुद को एक महान शेफ कहने का हकदार बन जाता है। मसालों के बाद मोहित ने मिश्रण को तब तक फेंटना जारी रखा जब तक कि वह एक बड़े लच्छेदार गोले में न बदल गया। इन डम्पलिंग्स का आटा साधारण बनों के आटे से अलग होता है, जिसे मोहित ने पहले ही खरीद लिया था। उसने एक बर्तन में गेहूं का स्टार्च और आलू का स्टार्च बराबर मात्रा में डाला। थोड़ा नमक मिलाकर उसने पानी उबलने का इंतजार किया। गुड़ गुड़ गुड़, पानी उबलने की आवाज आए और मोहित ने केतली उठा ली। एक हाथ में चॉपस्टिक्स और दूसरे में केतली पकड़कर उसने खौलता हुआ पानी आटे वाले बर्तन में डाल दिया।
जब आटे ने पानी सोख लिया तो मोहित ने पटरे पर एक बड़ा चम्मच चर्बी का तेल लाद निकाला। गर्म पानी की वजह से आटा काफी गर्म था, पर मोहित ने गौर किया कि जैसे जैसे उसका शेफ लेवल बढ़ रहा था, उसके हाथ थोड़े सुन्न होते जा रहे थे और वह ऊंचे तापमान को भी सहन कर पा रहा था। उसने आटे को पटरे पर रखा और उसे तह दर तह गूंथना शुरू किया। रेसिपी के निर्देश उसके दिमाग में घूम रहे थे और मोहित के हाथ पूरे भरोसे के साथ चल रहे थे। धीरे धीरे उसने उस बिखरे हुए गर्म आटे को एक चिकने गोले में बदल दिया। उसने आटे का एक हिस्सा तोड़ा, उसे लंबा किया और चाकू से बराबर टुकड़ों में काट दिया। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके दिमाग में सफेद कपड़ों में एक आकृति उभरी जो बड़ी फुर्ती से डिम्पलिंग्स बना रही थी। उसने पटरे पर आटे की एक लोई को अपने दाएं हाथ से थपथपाकर चपटा किया, फिर एक चौड़े चाकू को उस पर सपाट रखा और उसे घड़ी की दिशा और फिर विपरीत दिशा में घुमाया। चाकू उठाते ही पटरे पर एक पतली पारदर्शी डिम्पलिंग शीट तैयार थी। चाकू के एक इशारे से वह शीट किनारे जा गिरी। मोहित ने आंखें खोली, उसकी आंखों में एक चमक थी। उसने उसी प्रक्रिया थपथपाना, चाकू घुमाना को दोहराया और बड़ी उम्मीद के साथ चाकू उठाया। पर चाकू के नीचे डिम्पलिंग शीट के नाम पर एक टेढ़ा मेढ़ा, टूटा हुआ और असमान टुकड़ा पड़ा था। अरे, यह क्या? मोहित को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, जैसे आसमान को चीरने का इरादा रखने वाला वार खाली चला गया हो। उसने प्रक्रिया के बारे में फिर से सोचा, शायद दबाव सही नहीं था। उसने फिर कोशिश की। इस बार आकार थोड़ा बेहतर था, पर वह सुअर के सिर जैसा लग रहा था। फिर कोशिश की। इस बार आकार काफी सुधरा, पर शीट पटरे पर ऐसी चिपकी कि उतरने का नाम नहीं लिया। कोशिश, फिर कोशिश, और फिर कोशिश। मोहित जिद पर अड़ गया और बार बार प्रयास करता रहा, यहां तक कि 85वीं कोशिश में उसे वैसा आकार मिल ही गया जैसा वह चाहता था। उस कागज जैसी पतली, गोल और सपाट शीट को देखकर मोहित के चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान आ गई। आखिरकार, ये हो गया। 1, 2, 3। एक बार जब सही शीट बननी शुरू हुई, तो मोहित के हाथों में जैसे उस हरकत की याद मसल मेमोरी बस गई। ताकत, कोण और समय, सब कुछ एकदम सटीक बैठने लगा। जल्द ही आटे का वह बड़ा गोला ढेर सारी गोल शीट्स में बदल गया। उसने चम्मच से स्टफिंग भरी और उसे अपने दाएं हाथ की शीट पर फैलाया। अपनी उंगलियों को किसी पियानो वादक की तरह खूबसूरती से घुमाते हुए उसने एक डम्पलिंग तैयार कर ली। भले ही इन्हें भाप में पकाया जाता है, पर चूंकि इन्हें डम्पलिंग कहा जाता है, इसलिए इनका आकार भी वैसा ही पारंपरिक दिया गया था। जल्द ही मोहित के हाथ की सारी शीट्स डम्पलिंग्स में बदल गईं और स्टीमर में सचकर पकने का इंतजार करने लगीं। शाम के 4 बज रहे थे। मोहित ने एक बार फिर बन और डम्पलिंग्स पकाकर तैयार कर लिए थे। 800 रसीले झींगा डम्पलिंग्स और 800 खट्टा साग मांस वाले बन बनाना उसकी आखिरी सीमा थी। एक आम इंसान इसका आधा काम करने में भी खुद को एक्सपर्ट समझने लगता। जैसे ही मोहित ने गाड़ी स्टार्ट की, पुलिस स्टेशन में सुनील भी अपनी खुशी भरी मुस्कान नहीं छुपा पा रहा था। ओझा जी ने उसे हैरानी से देखा और बोले, गश्त पर जाने के लिए इतना खुश क्यों हो भाई? हैं, मैं? नहीं तो, सुनील ने उलझन में अपना चेहरा छुआ। बिल्कुल हो, तुम्हारी यह मुस्कान किसी स्नाइपर राइफल से भी ज्यादा घातक लग रही है। खूं खूं। सुनील ने अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए 2 बार खांसा, बस सारा दिन थाने के अंदर रहने के बाद बाहर जाने का मन कर रहा है। इतना कहकर वह भाग निकला। ओझा जी मुस्कुराए, उन्हें पता था कि यह लड़का उन्हें बेवकूफ नहीं बना सकता। उनकी आंखें सब जानती थीं। ये पक्का किसी से मिलने या किसी के लिए कुछ करने जा रहा है। छोकरा कहीं का। ओझा जी हंसे और फिर ध्यान न देते हुए वापस फाइलों में डूब गए। सुनील थाने से निकला, पुलिस की गाड़ी में कूदा और तेजी से एक्सीलेटर दबाते हुए ओझल हो गया। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक के जरिए उपलब्ध है, उसे अभी ज्वाइन करें ताकि आपको मिले सबसे पहले अपडेट्स और एक्सक्लूसिव कंटेंट। आपका सपोर्ट ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहें और इस रोमांचक सफर का हिस्सा बनें।